श्री तरुण भटनागर और श्री दिनेश चौधरी को मंचासीन करवाएं। तो आज हंस के संपादक राजेंद्र यादव जी का स्मरण दिवस है और जब हम राजेंद्र यादव जी की बात करते हैं तो हमको हंस पत्रिका की याद आती है। हंस अभी भी निकल रही है और उससे पहले प्रेमचंद जी हंस से जुड़े रहे हैं। और दूसरा एक संयोग ये है कि आज हमारे बीच में जो 3 अतिथि कथाकार और संस्मरण सुनाने वाले जो रचनाकार हैं, तीनों के साथ छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ है। राजेंद्र दानी जी, तरुण भटनागर जी और दिनेश चौधरी जी, तीनों का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ है। और राजेंद्र दानी जी और दिनेश चौधरी जी राजनांदगांव से हैं, तो तरुण भटनागर जी का जन्म रायपुर से हुआ है। ये भी एक आज के दिन का एक दुर्लभ ये संयोग है। और हमारे ये जो तीनों अतिथि रचनाकार हैं, तीनों जबलपुर से हैं। खासतौर से मैं जो हमारी नई पीढ़ी है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ। राजेंद्र दानी जी मेरे ख्याल से हिंदी में अभी समकालीन उसमें सबसे वरिष्ठ कथाकार हैं और इन्होंने इनके जो कहानी संग्रह हैं वो है दूसरा कदम, उनका जीवन, संक्रमण, कछुए की तरह, नेपथ्य का अंधेरा, महानगर, एकत्र, मेमोरी फुल, भूलने का रास्ता, पारगमन, इनके कहानी संग्रह हैं। और दानी जी पहल जो ज्ञानरंजन जी के संपादन में पत्रिका निकलती थी उसमें संपादन सहयोग करते रहे हैं। आपको अखिल भारतीय मुक्ति बोध पुरस्कार जो कि मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का पुरस्कार है, उसके साथ गायत्री कथा सम्मान, विशेष हिंदी सेवा सम्मान जैसे पुरस्कार मिल चुके हैं। इनका एक और कहानी संग्रह है पुराना घर पुरानी बस्ती, और 2 उपन्यास लिखे हैं जो जिनका नाम है जो दिखता नहीं और जिसका अंत नहीं। वो हमारे बीच में है, तो मैं चाहता हूं कि हम इनका ताली बजाकर स्वागत करें। दूसरे कथाकार हमारे बीच में हैं तरुण भटनागर जी। कुल 32 कहानियां विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनकी प्रकाशित हुई हैं। 3 कहानी संग्रह हैं, गुल मेहंदी की झाड़ियां और भूगोल के दरवाजे पर और जंगल में दर्पण। इनका पहला उपन्यास था लौटती नहीं जो हंसी। इसके बाद इनका दूसरा उपन्यास आया राजा, जंगल और काला चांद, और अभी हाल ही में वेदावा इनका तीसरा उपन्यास आया है। तरुण जी को भाग्यश्री सम्मान और शैलेंद्र मटियानी सम्मान जैसे कथा क्षेत्र में सम्मान मिले हैं। और वर्तमान में अपनी सरकारी नौकरी के दौरान में अभी कुछ ही दिन पूर्व इनकी जबलपुर में पदस्थापना भी हुई है। हमारे बीच में तीसरे जो रचनाकार हैं, आज वे हमको यहाँ पर संस्मरण सुनाएंगे। और मेरा ये मानना है कि संस्मरण विधा ने अभी पिछले 4-5 सालों में एक हिंदी साहित्य में एक नई दिशा उसको मिली है। और दिनेश चौधरी जी के साथ सबसे बड़ी बात है कि वो मूल उनका जीवन या जो उनका जो कर्म क्षेत्र रहा है वो छत्तीसगढ़ रहा है, लेकिन जबलपुर आने पर उन्होंने जबलपुर पर एक बहुत महत्वपूर्ण संस्मरण की श्रृंखला लिखी थी जिसका नाम था शहरनामा, और वो बहुत जल्द एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो रही है। वो नवरुण प्रकाशन से उस पुस्तक यहाँ कुछ ही दिनों में जबलपुर के पाठकों के साथ साथ पूरी देश भर के पाठकों को मिलेगी। इसके अलावा दिनेश चौधरी जी ने सीलोन रेडियो के बहुत प्रसिद्ध उद्घोषक रहे हैं, जैसे कि अमीन सयानी जी रहे हैं, वैसे दूसरे रहे हैं मनोहर महाजन। मनोहर महाजन भी जबलपुर के हैं। ये बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। जबलपुर में उन्होंने गीत से शुरुआत की, सांस्कृतिक कार्यक्रम से, नाटकों में हुए, और उसके बाद वे उद्घोषणा की दुनिया में चले गए, सीलोन रेडियो चले गए। और उन पर दिनेश चौधरी जी ने उनकी आत्मकथा को शब्दों में पिरोया है। दूसरा उन्होंने एक और महत्वपूर्ण काम किया है कि स्टैंड अप कॉमेडी जो हम आज टेलीविज़न में देखते हैं उसके जो एक जनक माने जाते हैं के नायकर,
उनकी भी आत्मकथा आपने लगभग लिख ली है। ये सब चीजें पुस्तक के रूप में हमको शीघ्र पढ़ने को मिलेंगी। तो दोस्तों, मैं कार्यक्रम में वैसे भी काफ़ी विलम्ब हो गया है। मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं ये कोशिश करूँगा कि पहले हम कहानी सुने, फिर उसके बाद एक संस्मरण सुने और उसके बाद फिर तीसरे रचनाकार से उनकी कहानी सुने। तो मैं श्री तरुण भटनागर जी को आमंत्रित करता हूँ। अच्छा, स्वागत की भी औपचारिकता करना जरूरी है। मैं आदर्श श्रीवास्तव जी से चाहूँगा कि वे आयोजन समिति की तरफ से, ये अनिल श्रीवास्तव फाउंडेशन की तरफ से इनके जो सदस्य हैं वो एक एक करके हमारे आज के रचनाकार का स्वागत करेंगे। श्री दिनेश चौधरी, श्री राजेंद्र दानी जी और श्री तरुण भटनागर। अनिल श्रीवास्तव फाउंडेशन और यहाँ तमाम उपस्थित हमारे सुधी दर्शक और श्रोताओं की तरफ से हम अपने तीनों रचनाकारों का स्वागत करते हैं। मैं श्री तरुण भटनागर को आमंत्रित करता हूँ कि वे यहाँ आएँ और अपनी एक कहानी सुनाएं। थोड़ा सा कुछ अपनी बात कह के उसके बाद कहानी शुरू करूँगा। पंकज भाई ने ये अच्छा बता दिया कि अभी जबलपुर में हूँ और ज़िंदगी का ये 36वां घर है। बचपन में अपने पिता के साथ घूमते थे और अब नौकरी में घूमते हैं। तो कार्ड में अपने नाम के साथ जबलपुर लिखा होना जो है वो उसने बड़ी खुशी एक तरीके की दी। जबलपुर को संस्कार धानी कहते हैं और कई अर्थों में इस तरीके का शहर ये है। साहित्य में हम लोग हरिशंकर परसाई जी की शहर के रूप में इस शहर को जानते हैं। ज्ञान जी और पहल ने जो यहाँ पे काम किया, तमाम हमारा साहित्य समाज उससे जुड़ा रहा है। ज्ञान जी हिंदी के हमारे बड़े प्रतिष्ठित कहानीकार हैं। मलय जी वरिष्ठ कवि, वो भी इसी जगह से आते हैं। तमाम कहानीकार और दूसरे विधाओं में लिखने वाले हमारे जो साहित्यकार साथी हैं वो इस शहर से हैं। दानी साहब हैं, सब लोग हैं। तो ये एक बड़ा प्रीतिकर अनुभव है कि अब मेरे नाम के साथ जबलपुर लिखा हुआ है। और कोविड के बाद, कोविड का ये जो समय बीता, इसके बाद जबलपुर ही नहीं, मेरे ख्याल से सभी शहरों में इस बात को हम लोग महसूस कर रहे हैं कि जो कार्यक्रम होते थे, आयोजन होते रहे हैं, वो अपनी गति पाएँ। उस दिशा में ये आयोजन निश्चित तौर पर एक बड़े मुकाम को हासिल करेगा, ऐसा जो है अपेक्षा है। इसके पीछे बड़ा मनोयोग है, लोगों की बड़ी मेहनत है। तीनों बेटियों की, जो अनिल कुमार श्रीवास्तव जी की बेटियां हैं वो तो हैं ही हैं, और पूरी टीम वो बधाई की पात्र है। ये कहानी मेरे ख्याल से 20-25 मिनट लगेगा। कहानी के साथ थोड़ा सा ये होता ही है कि उसको बनने में थोड़ा समय लगता है और थोड़ा सा समय तो लेती है। कोविड का जो समय बीता उसी पर केंद्रित ये कहानी है। रात की 12 खड़ी, ये इस कहानी का शीर्षक है। तो कहानी रात की 12 खड़ी। अजीब वक्त था। कोरोना महामारी का प्रकोप चारों ओर था। तालाबंदी हुए पूरे 35 दिन हो चले थे। सड़कें सूनी थीं, बाजार मुर्दा, कहीं कोई न दिखता था। घनश्याम घर की छत से दूर तक देखता। शहर के जो इलाके रात दिन गुलजार रहे थे, वहाँ सन्नाटा पसरा दिखता। दिखते सन्नाटे में क्या तो घनश्याम देखता रहता। घनश्याम की हाल ही में शादी हुई है। उसका 2 कमरों का मकान है। पत्नी का नाम सुमन है। सुमन बेहद सुघड़ है। मकान के इन 2 कमरों को वह खूब सजा संवार कर रखती है। हर चीज़ को इस तरह से झाड़ पोंछ कर रखती है मानो उस चीज़ पर उसका दिल आ गया हो।
अपने ही मकान की अपनी ही छोटी छोटी चीज़ों पर वह रीझ जाती है। फिर उन चीज़ों को कपड़ों से साफ करती है, ब्रश से चमकाती है, तरतीब से जमाती है, फिर उन्हें देख मन ही मन खुश होती है। कोरोना के वक्त में दोनों मकान में ही हैं, कोई औलाद नहीं है, इसलिए सिर्फ वे दोनों हैं। उनका ज़्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ बीतता, बातें करते, टीवी देखते, मोहब्बत करते, पर जैसे फिर भी कुछ है कि जी खुश नहीं। जैसे कोई बेहद अजीज चीज़ हिरा जाए, कोई गम हो किसी पहाड़ सा और वह अचानक टूट पड़ा हो। एक अजीब सी दुश्वारी पीछा करती रहती है, एक किस्म की गैर यकीनी की छाया हमेशा पड़ी रहती है। बेवक्त की खामोशी से एक किस्म की बेएतबारी की बू आती है, कहीं दिल नहीं लगता। इसी बीच एक वाकया हो गया, एक अनहोनी। 2 कमरे के उस छोटे से मकान में सादा सा उनका बेडरूम था। सादे बेडरूम से कोई फ़र्क न पड़ता था। सुमन बहुत सलीके से बेडरूम को सजा संवार कर रखती थी। वैसे भी कमरे की खूबसूरती का इस बात से कोई मतलब न था कि उसमें कम सामान है या ज़्यादा। इस तरह कम सामान होने पर भी वह उनका वह बेडरूम खूबसूरत दिखता। घनश्याम के पास पैसों की किल्लत थी, सो वह किसी महंगे डबल बेड की जगह लोहे के 2 पलंग ले आया था। पलंग थोड़े ऊंचे थे। वाकये की शुरुआत इसी पलंग के नीचे से हुई थी। एक रात सोते वक्त सुमन को लगा मानो पलंग के नीचे कोई है। रात के 2 बज रहे थे, बाहर पानी गिर रहा था, बिजली गुल थी। उमस और गर्मी से परेशान होकर घनश्याम ने मकान का दरवाज़ा खोल दिया था। सुमन को पहले तो लगा कि वहम है, भला पलंग के नीचे कौन हो सकता है, जरूर कोई बुरा सपना होगा। पर अगले ही पल उसे लगा मानो कोई पलंग के नीचे रेंग रहा है। बारिश के शोर के बावजूद पलंग के नीचे उसके रेंगने की सरसराहट की 1-2 बार आवाज़ आई थी। फिर उसने गौर से सुना तो किसी की सांसों की आवाज़ भी उसे सुनाई दी। उसने पास सोते घनश्याम को झकझोरा और उससे फुसफुसाते हुए कहा, बिस्तर के नीचे कोई है। घनश्याम की नींद टूट गई। वह सुमन पर झुंझला पड़ा, सोने दो, तुम्हें तो रात दिन वहम होते रहते हैं। फिर करवट बदल कर सोने लगा। लाइट जाने पर घनश्याम ने एक मोमबत्ती जलाई थी, जो न जाने कब हवा के झोंके से बुझ गई थी। चारों ओर घुप अंधेरा था, बस रह रहकर बिजली चमकती थी। तभी पलंग के नीचे जो आदमी था, उसकी पीठ पलंग से टकराई। पलंग की जिस जगह उसकी पीठ पलंग से टकराई, उसके ऊपर सुमन लेटी थी। सुमन घबरा कर उठ बैठी। उसने घनश्याम को अब की बार जोर से झिंझोड़ा, तुमसे मैं कितनी बार कह रही हूँ कि पलंग के नीचे कोई है, जागो, कोई है यहाँ पलंग के नीचे। हड़बड़ा कर जाके घनश्याम ने आसपास टटोल कर टॉर्च उठा ली। फिर बिस्तर से अपनी गर्दन लटका कर टॉर्च की रोशनी पलंग के नीचे डाली। उसे रोशनी में किसी आदमी के पैर दिखे। आदमी का मुंह दूसरी तरफ था। पल भर को घनश्याम को काटो तो खून नहीं। उसने चीखते हुए कहा, कौन है बे? पर तब तक वह आदमी तेजी से बिस्तर के नीचे से निकला और मकान के खुले दरवाजे से भाग गया। घनश्याम उसके पीछे पीछे दौड़ा। मकान के बाहर तक टॉर्च की रोशनी फेंकी। बाहर गिरता पानी तेज हो गया था। छत से गिरता परनाला जोर की आवाज़ कर रहा था। मोबाइल की टॉर्च जलाए सुमन भी उसके पीछे पीछे चली आई थी। चोर चोर चोर, सुमन जोर से चीखी। फिर मकान के बाहर तक आकर उस तरफ को देखकर जिस तरफ वह आदमी भागा था, जोर से 1-2 बार और चिल्लाई, चोर चोर चोर। हल्ला सुनकर पड़ोसी जाग गया। उसने अंधेरे में ही खिड़की से झांकते हुए पूछा, क्या हुआ भाभी? अरे चोर था चोर, भाग गया, सुमन ने अपनी कांपती और घबराई आवाज़ में कहा। अंधेरे में खिड़की से झांकते पड़ोसी ने खिड़की से ही कहा, दरवाज़ा बंद कर लें, आपके मकान का दरवाज़ा खुला था। ऐसा कहकर पड़ोसी ने अंधेरे में अपने मकान की खिड़की बंद कर ली। फिर अंधेरे में ही उसने अपना मोबाइल टटोला, उसे स्क्रॉल कर पुलिस स्टेशन का नंबर देखा। पुलिस स्टेशन को उसने फ़ोन लगा दिया। लौटकर घनश्याम और सुमन ने अपने घर की पड़ताल की। राम जाने चोर क्या क्या न ले गया हो। लाइट आ गई थी। घनश्याम की पहली नज़र अलमारी पर पड़ी। अलमारी से अलमारी की चाबी लटक रही थी। दोनों ने पूरी अलमारी खंगाल डाली, उसका हर खाना, हर ड्रॉर और लॉकर भी। गनीमत थी कि हर चीज़ महफूज थी, कुछ भी गायब न था। अलमारी से लटकती चाबी को देखकर घनश्याम को सुमन पर गुस्सा आ गया। कितनी बार कहा है कि अलमारी में इस तरह चाबी लटकती मत छोड़ा करो, ताला लगाकर चाबी बिस्तर की गद्दे के नीचे रख लो, पर तुम्हें कोई बात समझ में आए तब ना।
और तुमने जो यह मकान का दरवाज़ा खोल रखा है उसका क्या? इसी दरवाजे से न वह चोर घुस आया, पूरा दरवाज़ा खोलकर खुर्राटे ले रहे हो और मुझे पाठ पढ़ा रहे हो। सुमन ने तल्ख शब्दों में प्रतिवाद किया। दोनों पल भर को एक दूसरे से खफा हो गए। फिर थोड़ी देर बाद खुद से घर की दूसरी चीज़ों की पड़ताल करने लगे। उनकी नई गृहस्थी है, घनश्याम की आमदनी भी कोई खास नहीं, पता नहीं क्या हुआ हो। टेबल पर रखी हर चीज़ सही सलामत थी। घनश्याम दास का मोबाइल, सुमन का पर्स जो शाम को घनश्याम दास को पैसे देने के लिए उसने अलमारी से निकाला था, और उसकी सोने की चेन जिसे सोने से पहले वह उतार कर टेबल पर रख देती थी, हर चीज़ अपनी जगह थी, महफूज, सही सलामत, जहाँ की तहाँ, किसी ने छुआ भी ना हो जैसे। सोने की चेन देखकर घनश्याम फिर बिफर पड़ा। कितनी लापरवाह हो तुम, कोई सोने की चेन इस तरह रखता है? उसकी बात पर सुमन भी पिनक उठी। मुझे लापरवाह कहते हो? तुम देखो, 2 मोबाइल गुमा चुके हो, सारा जमा खर्च नए मोबाइल को खरीदने में चला गया तुम्हारी लापरवाही से, और मुझे लापरवाह कहते हो? कोई बात तो तुम्हें समझ आती नहीं। कभी ऐसे ही कोई आएगा और तुम्हारी सोने की चेन उठा ले जाएगा, तब तुम्हें पता चलेगा। सीधी बात तो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ती। घनश्याम दास ने फिर कहा, ले जाएगा तो ले जाएगा, यह चेन मुझे मेरे घर वालों ने दी थी। तुम्हारे जैसे लापरवाह के साथ ये सब भी हो जाना है एक दिन, जो मकान का दरवाज़ा खोलकर घोड़े बेचकर सो जाता है। सुमन ने फिर प्रतिवाद किया। थोड़ी देर बाद दोनों फिर चुप हो गए। चुपचाप घर की तमाम चीज़ों को देखते रहे, उलटते पुलटते रहे। हो सकता है कुछ चोरी हो गया हो, पर हर चीज़ अपनी जगह थी, मुकम्मल तौर पर महफूज। लगता था चोर ने किसी भी चीज़ को छुआ तक नहीं था। सुमन किचन में आ गई थी। उसने किचन की लाइट जलाई। उसे किचन में जो दिखा उसे देखकर पहले पहल उसे अपनी आंखों पर यकीन ना हुआ, पर जो था सब सामने था। रोटी का डब्बा खुला पड़ा था। खाने के बाद की बची दाल को उसने कटोरी में ढक कर रख दिया था। वह कटोरी प्लेटफॉर्म पर उल्टी पड़ी थी। प्लेटफॉर्म पर जगह जगह रोटी के टुकड़े पड़े थे। लगता था किसी ने हड़बड़ी में रोटी खाई थी, जल्दीबाजी में, बेतरतीबी से, दाल में डुबा डुबा कर। फुर्ती से दाल की कटोरी उल्टी पड़ी थी प्लेटफॉर्म के कोने पर, मानो खाने की हड़बड़ी में उलट गई हो और फिर लुढ़क कर प्लेटफॉर्म के कोने तक चली गई हो। बची हुई दाल उल्टी कटोरी में से निकलकर प्लेटफॉर्म पर बिखर गई थी। लंबी धार में दाल का पीला घोल किचन के प्लेटफॉर्म पर जमा हुआ था। रात का जो दूध बचा था वह उसने जाली से ढककर इसी प्लेटफॉर्म पर रख छोड़ा था। वह उस छटाक भर बचे दूध को भी पी गया था। लगता था गंज से उसने सीधे अपने मुंह में दूध उड़ेल लिया था, जिससे वह दूध इधर उधर बिखर गया था, मानो वह एक ही सांस में सारा दूध पी जाना चाहता रहा हो। इसी हड़बड़ी में कुछ दूध बिखर गया हो। फिर उसे याद आया कि शाम को घनश्याम ने किराना वाली गाड़ी से ब्रेड का पैकेट खरीदा था। आजकल किराना वाली गाड़ी आती है, बाज़ार बंद हैं, दुकानों में ताले पड़े हैं, मकान के बाहर भी कहीं जा नहीं सकते, जगह जगह पुलिस का पहरा है। ऐसे में किराना वाली गाड़ी बड़ा सहारा है। वह रोज़ मोहल्ले आती है बिना नागा। वे दोनों ज़रूरत का सामान इसी किराने वाली गाड़ी से ले लेते हैं। शाम को जो ब्रेड का पैकेट घनश्याम ने खरीदा था, सुमन ने उसे किचन के प्लेटफॉर्म पर रख छोड़ा था। ब्रेड का वह पैकेट गायब था। घर की पूरी पड़ताल के बाद यह साफ हो गया था कि ब्रेड के उस पैकेट के अलावा कोई और चीज़ मकान से गायब न थी। दोनों कमरे में चुपचाप बैठे थे। नींद न आती थी। सुबह होने में अभी देर थी। बाहर फिर से बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। लाइट फिर से चली गई थी। घनश्याम ने फिर से मोमबत्ती जला दी थी। मकान का दरवाज़ा फिर से खोल दिया था। रह रहकर बिजली चमकती थी। घनश्याम दरवाजे के बाहर देखता था। दरवाजे के बाहर अंधेरा था। टपकते पानी की टिपर टिपर थी। कोरोना की मनहूस चुप्पी को तोड़ती। एक सुकून था कि कुछ भी चोरी न गया था, पर कुछ भी चोरी न होना भी सुकून न देता था। कोरोना की खामोशी में ब्रेड के पैकेट का गायब होना दोनों को चुप करा रहा था। घनश्याम को बाहर देखता देखते हुए सुमन ने ही चुप्पी तोड़ी थी। हम पुलिस में चोरी की कंप्लेंट न करेंगे। ब्रेड के पैकेट की चोरी की क्या कंप्लेंट करना, वह भी तालाबंदी के ऐसे समय में। घनश्याम ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। वह अंधेरे के पार होती बारिश को सुनता रहा। बूंदों की टिपर टिपर में सुनने जैसा कुछ नहीं था, पर वह सुन रहा था। खामोशी से कोई आवाज़ न आती थी, पर वह चुप था। कोरोना के ऐसे भयावह समय में ब्रेड के पैकेट की चोरी की कंप्लेंट करना कितना तो गलत होगा, है ना?
देखो, वह मेरी सोने की चेन तो नहीं ले गया, पर्स भी था ही, अलमारी भी खुली ही थी, वह कुछ भी तो नहीं ले गया। हम पुलिस में कंप्लेंट नहीं करेंगे, एकदम नहीं करेंगे। तुमसे एक बात कहनी है सुमन। क्या? सुमन ने पूछा। अंधेरे में घनश्याम का चेहरा ठीक से दिखाई न पड़ता था, पर सुमन उसके चेहरे को लगातार देखती थी। वह अंधेरे के मार्फत आती घनश्याम की बात के मायनों को बूझना चाहती थी। उसकी आवाज़ की टोन, उसकी आवाज़ की आवाज़। तुम बहुत नेक हो सुमन। मैंने अपनी ज़िंदगी में तुम्हारी जैसी ही किसी औरत को चाहा था। लगता है मैं तुमसे फालतू ही झगड़ता हूँ। जो अपना होता है उसे ही मेरे जैसे लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, मानो दुनिया के तमाम चुपते शब्द सिर्फ तुम्हारे लिए ही बने हों और मैं उन्हें तुम पर, तुम्हें अपमानित करने को फेंकता रहूं। गलती मेरी ही थी, मैंने ही दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था, मैं ही तो गलत था। पुलिस में कंप्लेंट न करने वाली बात पर वह सुमन से अपनी गलती और प्यार दोनों का इजहार करना चाहता था। ना, ऐसा नहीं है घनश्याम, दरवाज़ा खुला छोड़ देना गलती न थी। ऐसे वक्त में जब सारी दुनिया बंद है, कितने ऐसे मकान हैं जिनके आदमी अपने मकान का दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं, जिसके रास्ते आकर कोई चुरा ले जा सके ब्रेड का पैकेट। तुम्हें नहीं पता तुम कितने तो अच्छे हो घनश्याम, कितने प्यारे। अंधेरे में सुमन की आंखों में घनश्याम के लिए मोहब्बत का बहुत जाना पहचाना सा रंग उतर आया था। अंधेरे में उदास दिल पर इश्क की कोई रंगत थी, जैसे सिंदूरी शाम उतरती है, जैसे कोई आवारा बादल ढक देता है रात के अकेले चांद को। दुनिया के तमाम गम जब साझा हुए तो जो चीज़ बनी उसे लोगों ने इश्क का नाम दिया। तभी घनश्याम का मोबाइल बज उठा। दूसरी तरफ इलाके का दरोगा था। दरअसल हुआ यह था कि पड़ोसी ने रात को ही थाने में फ़ोन कर बता दिया था कि मोहल्ले में कोई चोर घुस आया है। घनश्याम की बीवी सुमन चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, चोर चोर चोर। मामला गंभीर है, कुछ भी हो सकता है। क्या हुआ था? दरोगा ने मोबाइल पर घनश्याम से कड़क आवाज़ में पूछा। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। झिझकते हुए घनश्याम ने कहा, अभी तो थोड़ी देर पहले तेरी बीवी जोर जोर से चिल्ला रही थी, चोर चोर चोर, वह भी रात के 2 बजे। अब क्या हो गया? थानेदार के लहजे में धमक थी। वह बात नहीं है सर, बस उसे कुछ गलतफहमी हो गई थी। गलतफहमी? रात के 2 बजे? रात के 2 बजे गलतफहमी? तुम लोग कोई नशा पत्ता करते हो क्या बे? दरोगा की बातों में तलखी थी। घनश्याम आगे कुछ कह पाता उसके पहले दरोगा ने फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद सुमन ने पूछा, कैसा दिखता था वह? दरअसल दरोगा की बात सुनकर घनश्याम थोड़ा डर गया था। सुमन उसका ध्यान किसी और बात की तरफ लगाना चाहती थी। कौन? वही जो ब्रेड पैकेट ले गया था। तुमने तो उसे देखा था ना बिस्तर के नीचे टॉर्च की रोशनी में? नहीं, मुझे सिर्फ उसके पैर दिखे थे, उसका मुंह दूसरी तरफ था। ओह, उसके पैर मिट्टी में सने थे सुमन। उसके पैरों में मोटी मोटी बिवाइयाँ थीं। पैर की खाल पर जगह जगह छाले थे, मवाद और खून से भरे छाले। उसके एक पैर का छाला फूट गया था, उसकी खाल गायब थी। छाले के भीतर का मांस और खून दिखता था। खून और मवाद की लकीरें मिट्टी से सने उसके पैरों की खाल पर बहती थीं। फटी बिवाइयों के बीच समाता जाता था खून और मवाद। मैंने उसके पैर को देखा था सुमन, सिर्फ उसके पैर को। घनश्याम के जहन में उसके दिखे पैर और मोबाइल और टीवी पर दिखे ऐसे ही एक पैर का मंजर एक साथ गुजरते गए। जो पैर उसे दिखा और जिस मजलूम और मुफलिस मजदूर का वह पैर उसने मोबाइल और टीवी पर देखा था, दोनों में कोई फ़र्क न रह गया हो जैसे। घनश्याम एकदम से चुप हो गया। कुछ दिनों से ऐसे लोग हर जगह दिखते हैं। टीवी पर वे रोज़ दिखते हैं, मुफलिस, तंगदस्त, परेशान, चुपचाप चलते जाते। सड़कों पर, खेतों के रास्ते, जंगलों के रास्ते, सारी रात सारा दिन। सुमन को एक चेहरा दिखता है, गुस्साया और आंसुओं से भरा, कांपते हाथों वाला चेहरा। शहर में मरने से बेहतर है हम अपने गांव में, अपने मकान में मरें। हम अगर मरेंगे तो अपने गांव में ही, इस अनजान शहर में नहीं। कभी लगा ही नहीं था कि टीवी पर दिखते उन लोगों में से कोई एक उनके मकान में होगा, उनके बिस्तर के नीचे। लाइट फिर से आ गई थी। दोनों चुपचाप बैठे थे काठ की तरह। सुमन कमरे के फर्श को देखने लगी। लाइट की रोशनी में फर्श पर उसके पैरों के निशान दिखते थे, उस आदमी के पैरों के निशान जो पलंग के नीचे था। पैरों में लिपटी बारिश में भीगी मिट्टी की छाप से बने उसके पैरों के निशान। उसने गौर से उसके पैरों के निशानों को देखा।
बाहर के दरवाजे से उसके पैरों के निशान किचन तक जाते थे, एकदम सीधे, एक के पीछे एक बने पैरों के निशान। किचन के प्लेटफॉर्म के नीचे उसके पैरों के निशान बड़ी संख्या में थे, बहुत सारे। फिर वे किचन से लौटते थे उनके पलंग के नीचे तक, उसके बाद पलंग के नीचे से बाहर के दरवाजे तक। पुलिस के आने से पहले इन पैरों के निशानों को मिटा दो घनश्याम, ये अभी गीले हैं, मिट जाएंगे। मैंने किचन साफ कर दिया है, दाल की कटोरी धो दी है, नीचे गिरी रोटी फेंक दी है, प्लेटफॉर्म साफ कर दिया है, सुमन ने कहा। पाँव फटने से पहले पुलिस के 2 लोग आए थे, दरोगा और दूसरा एक और पुलिस वाला। दरोगा की मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनकर पड़ोसी जाग गया था, वही पड़ोसी जिसने पुलिस को चोरी की इत्तला दी थी। घर की खिड़की से झांकता वह सब कुछ देखता सुनता था। दरोगा के वही सवाल थे, सुमन और घनश्याम के वही जवाब थे। क्या हुआ था, इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चीखी थी? दरोगा जी गलतफहमी हो गई थी, सुमन ने फिर कहा। गलतफहमी? उसने घनश्याम और सुमन को देखते हुए फिर कहा। अब की बार उसकी आवाज़ में धमक थी। गलतफहमी? दरोगा की आंखों में शक था। उसके हाव भाव देखकर ऐसा लगता था कि उसे संदेह है। उसके चेहरे की खाल के नीचे शक का कोई दरिया था। आंखों की जुम्बिश में बेएतबारी के बल थे। संदेह की तमाम लकीरें उसके चेहरे की नक्काशी को गढ़ती थीं। अगर शक ना करे, संदेह न करे तो क्या करे दरोगा? शक करना उसका पेशा है। यकीन ही कर ले तो काहे बात की तफ्तीश और काहे बात की दरोगाई। अभी 2 रोज पहले ही पास के अनाज के गोडाउन में चोरी हुई थी। अनाज गोडाउन का चौकीदार भी यही कहता था, हूबहू यही, कोई चोरी नहीं हुई साहब, गलतफहमी हो गई थी। दरोगा ने पहले तो उससे कहा कि वह सीधे सच्चे बात बता दे, वरना सच तो वह पता कर ही लेगा। दरोगा को मालूम है कि सच इंसान की ज़बान पर नहीं होता। इंसान की ज़बान इतनी फिसलन भरी है, इतनी लटपटी है कि उस पर सच टिक ही नहीं सकता। सच इंसान के दिमाग में भी नहीं होता है। इंसान के दिमाग में जरायम होता है, बदनीयती का समंदर होता है, ख्वाबों की इमारतें होती हैं, और भी पता नहीं क्या क्या गंदा गंदा सब इंसान के दिमाग में होता है। इसलिए इंसान के दिमाग में सच नहीं हो सकता। ऐसी गंदगी में सच रह ही नहीं सकता। सच तो इंसान की गर्दन के बीचों बीच होता है, टेंटुए की बस जरा सा नीचे। जहाँ स्वर ग्रंथि होती है, जहाँ से आवाज़ आती है, वहीं सच भी होता है। पर कभी कभी तमाम मुश्किलों के बाद भी सच बाहर नहीं आता, तब बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जैसे कि अनाज के गोडाउन से चोरी के मामले में दरोगा को करनी पड़ी थी। दरोगा ने पहले तो गोडाउन के सारे अनाज के बोरे गिनवाए, फिर अनाज के गोडाउन के बही में दर्ज बोरों की संख्या का टोटल करवाया, फिर दोनों नंबरों को मिलाया। बही में अनाज के 2 बोरे ज़्यादा थी, यानी गोडाउन में अनाज के 2 बोरे कम थे। इस तरह साबित हुआ कि 2 बोरों की चोरी हुई थी। साबित हुआ कि चौकीदार झूठ बोल रहा था। आजकल बाजार बंद हैं, चारों ओर सन्नाटा है। कोरोना के प्रकोप में कोई भी मकान के बाहर नहीं आता। यह वक्त चोरों के लिए सबसे सही वक्त है। सबसे बड़ा अपराधी वह है जो चोरी सरीखे जघन्य अपराध को छिपाता है। उससे भी बड़ा अपराधी वह है जो चोरी के अपराध में शामिल है। सारा मुल्क एक है, हर कोई कोरोना की जंग में शामिल है। ऐसे वक्त में हर किसी को पुलिस का साथ देना चाहिए। ऐसे में भी अनाज के गोडाउन के चौकीदार सरीखे दगाबाज लोग हैं जो चोरों का साथ दे रहे हैं। दरोगा का फंडा एकदम क्लियर है। दरोगा घनश्याम और सुमन के मकान के भीतर दाखिल हो गया। फिर उसने हर चीज़ को गौर से देखा। उसने अलमारी से लटकती चाबी को देखा, टेबल पर रखी सोने की चेन को देखा। घनश्याम से बहस के बाद सुमन जिद्दिया गई थी। उसने ना तो अलमारी की चाबी निकाली और ना ही सोने की चेन को उठाकर रखा। फिर दरोगा ने भीतर के कमरे को देखा, फिर किचन को। ज़मीन पर जो रोटी गिर गई थी, सुमन ने उसे पेपर में लपेटकर प्लेटफॉर्म के कोने पर रख दिया था। उसने सारा प्लेटफॉर्म साफ कर दिया था। दूध की गंज, दाल की कटोरी और रोटी का डिब्बा धोकर पोंछकर दरोगा की नज़र कागज़ में लिपटी रोटी की तरफ गई। ये क्या है? उसने पूछा। घनश्याम का शनि भारी है दरोगा जी। बहुत पहले पंडित जी ने बताया था कि शनिवार को काले कुत्ते को रोटी खिलाना, रोज बिना नागा। कल शनिवार है, सो 1 रोटी ज़्यादा बना ली थी, वही रोटी रखी है। सुमन ने तपाक से जवाब दिया। वह जानती है कि घनश्याम ठीक से जवाब न दे पाएगा, सो उसने सोचा कि दरोगा की बातों का वही जवाब देगी, दरोगा की हर बात का। शनि के कारण रोटी का ज़्यादा होना सही बहाना है। धर्म से जुड़ी बात हो तो फिर लोग ज़्यादा प्रश्न नहीं करते, ऐसा उसे लगता है।
दरोगा ने उसके बाद उससे कुछ और ना पूछा। इससे सुमन में और हिम्मत आ गई। उसने तय कर लिया कि जवाब तो वही देगी। दरोगा ने कमरे के फर्श को गौर से देखा। अगर कोई आया होगा तो उसके निशान जरूर होंगे। बाहर कच्ची ज़मीन है, बारिश में भीगती, गीली मटमैली ज़मीन जो पैरों, चप्पलों और जूतों में लिपट जाती है। सुमन चुपचाप उसे फर्श का मुआयना करता देखती रही। बिस्तर के नीचे झांक कर देखते हुए दरोगा ने साथ आए पुलिस वाले को इस तरह कहा मानो उसे कोई बात सिखा रहा हो। ऐसी जगह चोर छिप जाया करते हैं। देखो ये पलंग कितना ऊंचा है, कोई भी आसानी से इसके नीचे छिप सकता है। मकान में घुसने के बाद चोर किसी ऐसी जगह की तलाश करते हैं जहां वह महफूज तरीके से थोड़ा देर छिपे रह सकें, ताकि अपने काम को धीरे धीरे अंजाम दे पाएं। उसकी बात सुनकर सुमन को लगा कि दरोगा चोरों के बारे में कितना कम जानता है। लगता है चोरों के बारे में ठीक ठीक नहीं मालूम। जरूरी नहीं कि चोर का पलंग के नीचे छिपना इस वजह से हो कि वह इत्मीनान से अपने काम को अंजाम देना चाहता है। यह बात सच नहीं लगती। यह तो पुलिस है, इसे तो चोरों के बारे में सही सही पता होना चाहिए। पर इसे देखो ये कैसी बात करता है। वह चुपचाप दरोगा को और उसके साथ आए पुलिस वाले को देखती रही। किसी को यह पता न चलना था कि हाथ में ब्रेड का पैकेट पकड़े जब वह खुले दरवाजे की ओर बढ़ा तब जोर की बारिश हो रही थी। तेज पानी को महसूस कर वह पल भर को ठिठका था कि तभी घनश्याम ने खुर्राटा लेते हुए करवट बदली थी। डर कर हड़बड़ाया हुआ वह धीरे से पलंग के नीचे सरक आया था। बिस्तर के नीचे का मुआयना करने के बाद बाहर आते दरोगा ने सुमन से वही सवाल पूछा जो थोड़ी देर बाद उसने मोबाइल से घनश्याम से पूछा। अच्छा ठीक है, तो ये बताइए कि चोर 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 कहकर आप जोर से चिल्लाई क्यों थी? हुआ ये था दरोगा जी कि रात को 3-4 बार लाइट चली गई। उमस और गर्मी के मारे घनश्याम ने घर का दरवाज़ा खोल दिया। मैं सो रही थी, जाने कब इसने दरवाज़ा खोल दिया। फिर इसे नींद न आई, ये जागता रहा। गर्मी से बेहाल होकर थोड़ी हवा खाने दरवाजे के बाहर तक चला गया। फिर जब यह दरवाजे से भीतर आ रहा था तब मेरी नींद खुली। चारों ओर अंधेरा था। जो मोमबत्ती जली थी वह हवा के झोंके से बुझ गई थी। आँख खुलते ही क्या देखती हूँ कि दरवाज़ा खुला है। बाहर हल्की रोशनी से दरवाज़ा का खुला होना पता चलता था। फिर देखती क्या हूँ कि दरवाजे पर कोई है। दरवाजे पर उसकी छाया दिखती है। खुले दरवाजे से वह छाया धीरे धीरे मकान के भीतर आ रही है। मुझे क्या पता था कि यह घनश्याम ही है। डर के मारे मेरी तो घिग्गी बंद गई। फिर मैं जोर से चिल्ला पड़ी, चोर चोर चोर। पता होता कि यह घनश्याम ही है तो न चिल्लाती। वही दरोगा जी, वही गलतफहमी, घनश्याम ने बात को और साफ करते हुए कहा। लौटते हुए दरोगा ने टेबल पर रखी सोने की चेन को फिर से देखा। सुमन ने देखा कि उसने चेन को देखा। उड़ती नज़र से मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हुए दरोगा ने कहा था, खाम खां इतना वक्त जाया कर दिया। उसके लौटने के बाद सुमन ने घनश्याम से कहा, हमसे ही क्यों की जाती है पूछताछ? हमसे ही क्यों पूछा जाता है बार बार कि क्या हुआ था? वह भी ऐसे वक्त में, तालाबंदी की ऐसे वक्त में। क्या सारी दुनिया में एक यही वाक़या रह गया है जिसकी तहकीकात करना इतना ज़रूरी है? हमसे ही, हम ही से। कहते कहते सुमन का गला भर आया। उसे दरोगा की धमक भरी बात सुनाई देती थी। उसे उसका भावहीन चेहरा दिखता था। घनश्याम ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। किचन का प्लेटफॉर्म साफ करने से पहले पल भर को सुमन ने उस पर बिखरी दाल, रोटी के टुकड़े और छलक कर गिरा दूध देखा था। किचन का प्लेटफॉर्म साफ करते करते सुमन की आंखें छलछला आई थीं। प्लेटफॉर्म साफ करते करते वह अपनी चुन्नी से अपनी आंखें पोंछती जा रही थी। फर्श पर बने पैर के आखिरी निशान को मॉप से मिटाते हुए घनश्याम ने खुद से कहा था, हमें माफ़ करना भाई, हम तुम्हें चोर समझने की भूल कर बैठे थे। दरोगा को इन सब बातों का कभी पता न चलना था। शुक्रिया। धन्यवाद तरुण जी, एक बहुत उत्कृष्ट कहानी सुनाने के लिए। कोरोना काल की कहानी है, लेकिन इसमें जो संवेदनाएं, जो एक विविध विषय, संवाद, कहानी का स्ट्रक्चर जो हमको देखने को और सुनने को मिलता है वो बहुत अद्भुत था। दोस्तों, कल नरेश जी थे तो नरेश जी को देखकर मुझे उनके जबलपुर की कुछ पुराने समय की बातें याद आने लगी थीं। उनके पास भी बहुत जबलपुर से जुड़े बेहतरीन संस्मरण हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब वो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में यहाँ पढ़ाई कर रहे थे 1958 में, तो लगभग जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज आप लोगों को पता है कहाँ मौजूद है, रांझी में। वहाँ से वो रोज साइकिल से जबलपुर के शहर, मतलब ख़ासतौर से मालवीय चौक
या श्याम टॉकीज या शहीद स्मारक लगभग वो रोज आया करते थे। तो कभी जब मौका आएगा तो हम नरेश सक्सेना जी से उनके संस्मरण सुनेंगे, लेकिन आज हमारे बीच में दिनेश चौधरी जी यहाँ उपस्थित हैं और दिनेश चौधरी जी ने समकालीन जो हिंदी साहित्य है उसमें संस्मरण विधा में एक अपना नया मुकाम हासिल किया है। उनका सिनेमा पर एक बहुत महत्वपूर्ण संस्मरण है, पिछले साल 2020 में हंस में वो छपा था और उसका विषय भी बहुत रोचक है कि जब सिनेमा कभी हुआ करता था। दिनेश जी मैं सही बोल रहा हूँ ना? जब सिनेमा ही सब कुछ था। तो इस सिनेमा पर क्या उनके संस्मरण हैं, उनको मैं दिनेश जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वे यहाँ आए और अपना रोचक संस्मरण सुनाए। तरुण जी ने एक बहुत भले चोर की कहानी सुनाई। मेरा भी पेशा कुछ ऐसा ही है। दरअसल संस्मरण लेखन कबाड़िए का काम होता है। घर में जो पुराना सामान है उसको धो पोंछ कर चमका कर बाजार में ले आना, और जब अपने घर का सामान ख़त्म हो जाए तो अड़ोस पड़ोस में निगाह डालना। तो ये काम मैंने अवधेश जी के यहाँ भी किया, बैठे हुए हैं, अरुण दादा बैठे हैं, मुरली दादा बैठे हुए हैं, विवेक जी बैठे हुए हैं। तो सबके यहाँ से मैंने कुछ न कुछ सामान चुराया हुआ है। ये जो संस्मरण है ये सिनेमा से है, हंस के जुलाई 2019 के अंक में छपा था। ये हम सब की यादें सिनेमा से जुड़ी हुई हैं। उन दिनों कोई शहर या कस्बा कितना बड़ा है इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जाता था कि वहाँ कितने सिनेमा हॉल हैं। जिनके पास 8-10 हों वे मेट्रो वाली ठसन मारते थे। एक एक सिनेमा हॉल का ऐसा खाका खींचते थे जैसा ताजमहल के प्रोफेशनल टूरिस्ट गाइड भी न कर पाते। वे गप गोष्ठियों की शान होते थे और हमेशा ही महफिल लूट ले जाते। जिनके पास इतनी ना हो उन्हें बड़ा कॉम्प्लेक्स रहता। वे जब कहते कि भाई हमारे यहाँ बस एक ही टॉकीज है तो उनके भीगे हुए स्वरों से ऐसा प्रतीत होता मानो वह मूलतः उन्हीं का कसूर हो। कुछ बे औलाद किस्म के भी होते जिनके नसीब में एक भी बदा हुआ नहीं होता। लोग दिलासा देते, फिक्र न करो, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। अलबत्ता इसके लिए किसी ने झाड़ फूक करवाई हो ऐसी कोई इत्तिला मेरे पास नहीं है। हमारे यहाँ 2 थी, एक तीसरी भी थी जो बंद पड़ी थी। कोई पूछता कि तुम्हारे यहाँ कितनी टॉकीज है तो अपन कहते 3 हैं, एक बंद पड़ी है, पर कोई बात नहीं, जल्दी खुल जाएगी। यह बात उसी आत्मविश्वास के साथ कही जाती जिस भरोसे से सियासी पार्टियां विकास की बात कहते हैं। दोनों सिनेमा हॉल एक दूसरे के बगल में थे और उनमें ज़बरदस्त टक्कर थी। ऐसी कड़ी और सीधी टक्कर कभी कोक और पेप्सी के बीच भी नहीं रही होगी। कई बार दुश्मन खेमे को झांसा देने के लिए आगामी फिल्म वाले बक्से में पोस्टर किसी और फिल्म का लगाया जाता और खटाक से घोषित दिन से 1 रोज पहले कोई और फिल्म चला दी जाती। इस छापामार कार्रवाई से शत्रु भौंचक रह जाता और नगर में कई दिनों तक इसकी चर्चा बनी होती। कई बार फिल्म को जबरन हिट करने के लिए कृपया फिल्म के गानों और डायलॉग पर पैसे न फेंके जैसी उद्घोषणाएं चलाई जाती थी, जिससे यह साबित होता है कि जुमला संस्कृति कोई आज की विधा नहीं है और इसकी जड़ें अपने महान देश में आदिकाल से मौजूद हैं। दोनों टॉकीज के सामने की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं तो बाईं ओर मुकुट टॉकीज थी और दाईं ओर विष्णु टॉकीज। नाम से ही जाहिर है ऐसा लोगों की धार्मिक भावनाओं का दोहन करने के लिए किया गया होगा। हालांकि तब फिल्म देखना भी एक धर्म हुआ करता था, इसीलिए फिल्म शुरू होने से पहले आरती बजती थी। मुकुट टॉकीज में ओम जय जगदीश हरे वाली और विष्णु में अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली। ये खप्पर वाली क्या होता है मुझे आज तक नहीं मालूम। सामान्यतः मुकुट टॉकीज में ओल्ड क्लासिक टाइप की फिल्में लगती थीं और विष्णु में नहीं। सकल वार्षिक घरेलू आय, परिवार के वयस्क अवयस्क सदस्यों की संख्या और तत्कालीन थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर तब घरों में सिनेमा देखने का अलग से बजट होता था। हम लोगों को आमतौर पर महीने में 1 बार फिल्म देखने की स्वीकृति मिली हुई थी, जिसमें किसी भी प्रकार का संशोधन सामान्य नियमों द्वारा संभव नहीं था। मेहमान के रूप में जब जीजा फूफा का आगमन होता तब बच्चे खुश होते कि अतिरिक्त फिल्म देखने का सुयोग बनेगा।
और यह राशि अमूमन उन्हीं की गांठ ढीली कर निकलवाने का चलन था। जेब खर्च के चोचले तब नहीं होते थे। लौट कर खुले पैसों से कभी 5-10 पैसे मिल जाएं तो उन्हें जतन से संभाल कर रख लिया जाता। तब थर्ड क्लास की टिकट 60 पैसों में मिलती थी। 50 या 55 पैसे इकट्ठे होते न होते सब्र का बांध टूट जाता। सिनेमा हॉल पहुंचकर किसी दयालु मित्र की तलाश की जाती जो खुद भी दीगर मौक़ों पर ज़रूरतमंद हो सकता था, या जिस पर अपना कोई पुराना एहसान होता। उससे कहा जाता, भाई 10 पैसे कम पड़ रहे हैं, मिला रहा है क्या? वह जो कोई भी हो अमूमन मान जाता और इस तरह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना के प्रचार का वाहक बनता। हम लोग आमतौर पर सबसे आगे वाली सीट हथियाते थे और इस बात पर हैरानी जाहिर करते थे कि लोग ज़्यादा पैसे देकर पीछे क्यों बैठते हैं। आरती के तुरंत बाद 16 कुदरती जड़ी बूटियों से युक्त वीको वजनदती वाला ऐड शुरू हो जाता। फिर फिल्म सीजन की कोई फिल्म चलती जिसे न्यूज़ रील कहा जाता। न्यूज़ रील की लंबाई हॉल में भरने वाले दर्शकों की संख्या के उलट अनुपात में होती थी, और जब हॉल भरने पर भी कोई फिल्म शुरू न हो तो कोई न कोई व्याकुल दर्शक ऑपरेटर के चरणों में कोई मोटी सी वजनदार गाली अर्पित कर देता, जिसका अनुमोदन शेष दर्शक सीटियां बजाकर या रोज ध्वनि के साथ करते। फिल्म शुरू होने पर पहला दृश्य सब सांसें रोक कर देखते थे, जिसमें फिल्म की लंबाई दर्ज होती थी। 16 या 17 रील की फिल्म छोटी मानी जाती थी और आमतौर पर दर्शकों की आह निकल जाती। 21-22 रील की फिल्म होने पर उसका स्वागत सीटियों के साथ किया जाता। कभी कभी मुझे लगता है कि सीटी बजाने की कला का आविष्कार हिंदी सिनेमा के मद्देनज़र ही किया गया, और इसके उद्भव और विकास की प्रक्रिया पर कोई ठोस अध्ययन हो तो इस तथ्य की पुष्टि की जा सकती है। फिल्म शुरू होने के बाद सब के सब किसी सम्मोहन से बंधे एक अलग दुनिया में प्रवेश कर जाते। यह वह चिरपरिचित दुनिया होती जिसे हम केवल अपने सपनों में ही देख पाते थे। यहाँ हवा में उड़ते बादल होते, बादलों को चीरकर सफ़ेद अश्व आते, अश्व के बाजों में पंख लगे होते और उस पर बैठे नायक का चेहरा सबको अपना लगता। सिर्फ 60 पैसे में यह दुनिया 3 घंटों के किराए पर मिल जाए तो इससे सस्ता सौदा और क्या हो सकता था। तब सिनेमा हॉल में एक ही मशीन हुआ करती थी, इसलिए इंटरवल के पहले और बाद में एक एक शॉर्ट इंटरवल होता था। पहले शॉर्ट इंटरवल में गेट पास नहीं दिया जाता था। कभी कभी जब कोई पुरानी फिल्म लगी हो और ज़्यादा भीड़ ना हो तो गेट पास नहीं भी दिया जाता था। पक्की खबर होने पर हम ऐसे मौक़ों का लाभ उठा लेते और इंटरवल के बाद आधी फिल्म अधिकारपूर्वक देख लेते। गुलजार साहब की आंधी मैंने ऐसे ही इंटरवल के बाद ही देखी थी, और पता नहीं किस मुहूर्त में देखी कि पहले वाली आधी फिल्म आज तक नहीं देख पाया। कमलेश्वर वाला नावल अलबत्ता पूरा पढ़ लिया था। इंटरवल की कालावधि के 2 मुख्य प्रयोजन हुआ करते थे। पहला लघु शंका वाला, जो बदबूदार मूत्रालय की कल्पना मात्र से 1.5-2 घंटों के लिए लंबित कर दिया जाता। कई बार इंटरवल के बाद जब कोई गाना आता तो टाकिज के बगल वाली गलियों में उन मकानों के पिछवाड़े हिस्से में जहाँ थोड़ा अंधेरा और थोड़ी ऊट होती है, यह काम अधिकारपूर्वक निपटा दिया जाता। अमूमन इस तरह के मकानों में यहाँ पेशाब करना मना है जैसी शालीन या गधा मूत्र है जैसी असभ्य इबारतें दर्ज होती थीं, पर ये उसी तरह महत्वहीन होती जैसे सरकारी महकमों में मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ वाले वाक्यांश को न लिखने वाले गंभीरता से लेते हैं न पढ़ने वाले। दूसरा प्रयोजन अपने लिए ठेले वाले से गर्म चले या मूंगफली हासिल करना होता। इसकी गुंजाइश तभी बनती जब फिल्म देखने के लिए पैसे आधिकारिक रूप से घर से मिले हों। जेब में पैसे कुछ ज़्यादा हों तो जैन होटल के समोसे बड़े मशहूर हुआ करते थे। जिस दिन फिल्म के साथ समोसों का स्वाद हासिल हो जाए वह अपने लिए बड़ा दिन होता, और इसकी याद तब तक बनी रहती जब तक अगला अवसर हाथ न आ जाए। जैन होटल के जिक्र के साथ एक भीड़ भरी इंटरवल के कुछ पहले का किस्सा याद आ गया, पर इस मूल कथा से पहले एक सहायक कथा पर नज़र डाल दी जाए। यह कथा ट्रेड यूनियन मीटिंग के दौरान कॉमरेड एम.एन. प्रसाद सुनाया करते थे। सोवियत क्रांति से पहले जारशाही के दिनों में जब वहाँ गंभीर खाद्यान्न संकट था, लोगों को परखने के लिए लेनिन चौराहों पर टोकरी लेकर बैठ जाते। टोकरी में रोटियां होती। कोई इंसान आकर रोटियां उठा ले तो उसे कुछ नहीं कहते। जो रोटियां मांगता उसे मना कर देते।
उनके एक साथी ने इसका सबब पूछा तो उन्होंने कहा, जो खुद आकर रोटियां उठा रहा है वो अपने अधिकारों को समझता है, मांगने वाले हमारे काम के नहीं। मूल कथा यह कि इंटरवल से ठीक पहले जैन होटल में एक देहाती किस्म के इंसान का प्रवेश होता है। वह 2-3 किस्म की मिठाइयाँ खाता है, फिर 2 समोसे मंगाए जाते हैं, 1 समोसा और मंगाया जाता है, आखिर में चाय आती है। चाय बड़े इत्मीनान से पी जाती है जब तक कि इंटरवल की घंटे न बज जाए। घंटी बजते ही वह कितने हुए कहते हुए जेब में हाथ डालकर काउंटर पर पहुंचता है। इधर बेरा हिसाब लगा रहा है, उधर सिनेमा वाली भीड़ टूटने को है। बस यही संक्रमण काल है। ठीक इसी क्षण वह पूरे आत्मविश्वास के साथ 200 मीटर की लंबी दौड़ लगाकर आंखों से ओझल हो जाता है। सिनेमा वाली भीड़ काउंटर पर पहुंच चुकी है और काउंटर पर बैठे चश्मे वाले सेठ को सूझ भी नहीं पाता कि वह किस तरह से रिएक्ट करे। भागने वाले ने गालियां तक बकने का मौका नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था कि जैन होटल का सेठ लेनिनवादी नहीं है। इंटरवल से हॉल के लौटने की भी कुछ तयशुदा परंपराएं थीं। सिने पर्दे की मायावी रंग बिरंगी रोशनी बालकनी वाली सीटों से कुछ ही ऊपर से आती थी। नाचती खेलती कई रंगों वाली रोशनी मुझे बहुत आकर्षित करती और मैं कई बार सिनेमा देखना छोड़कर इन्हीं रंगों में खो जाता था। रोशनी के निकास के लिए दीवार पर कुछ छिद्र बने थे। छिद्र के उस पार की दुनिया मेरे लिए बड़े कौतूहल का विषय था। मैं सोचता था कि वह कौन सा जादू है जो पर्दे पर एक ऐसी दुनिया रच देता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं पाते। उस कमरे के दरवाजे पर अंदर आना मना है इबारत होती और मुझे अफसोस है कि मैं अपने जीवन में बड़ी बड़ी चक्रियों पर चलती फिल्मों की रील की उस तेज गति को नंगी आंखों से नहीं देख पाया जो पर्दे पर जीवन रचते थे। तो यहाँ से फैलने वाली रोशनी और पर्दे के बीच जब किसी दर्शक का सिर आ जाता तो एक बड़ी सी काली छाया उभर आती। कोई विनोदी दर्शक हॉल में मौजूद होता तो वह चिल्लाकर कहता, अबे बैठ जा बे। बेचारा अनजान छाया निर्माता झेप सा जाता, पर वह मट्ठर हुआ तो सिर हटाकर रोशनी के आगे थोड़ी देर को अपने पंजे फैला देता और उंगलियों को नचाने लगता। इस कार्रवाई के जवाब में अक्सर माँ की गाली आती और कभी कभी जवाब में दुगने आवाज़ के साथ सूद सहित वापस भी लौटाया जाता। यह संपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम एक समृद्ध परंपरा के तहत आम जनता के मनोरंजन के लिए होता और तनाव में आने के बदले लोग हंसने लगते। फिर हंसी की यह आवाज़ सीटियों के शोर में खो जाती और लोग वापस फिल्म पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगते। फिल्म देखने वालों में कुछ दर्शक ऐसे भी होते जो पहले ही फिल्म देख चुके होते। वे अपने साथी को आगे की कहानी सुनाने का प्रयास करते और बदले में अगल बगल वालों की डांट खाते। मगर उन बेचारों से रहा नहीं जाता और वे थोड़ी देर में फिर इसी काम में लिप्त हो जाते। कुछ अमजद खान साहब को जहमत से बचाने के लिए तेरा क्या होगा रे कालिया या अब गोली खा जैसे संवाद गब्बर सिंह से पहले ही कह डालते। एक दर्शक तो ऐसा था जो सस्पेंस वाली फिल्मों में लोगों का मजा खराब करने के लिए पहले से ही जोर से चिल्लाकर मर्डरर का ऐलान कर देता। एक बार इसी वजह से उसकी अच्छे से कुटाई भी हुई। शोले एक बार दिवाली के समय लगी, इधर डाकुओं के बंदूक से गोली निकलती और उधर बालकनी में पटक बम फूटता। गेट कीपर दौड़ कर आता पर अंधेरे में किसे पकड़ता। कुछ दर्शक बड़े पिन्ने किस्म के होते और जरा सा सीरियस सीन आने पर रोने लगते। कुछ कंटिन्यूटी फॉल्ट पकड़ने के एक्सपर्ट होते और चिल्लाकर कहते, अरे समुद्र में कूदा तो शर्ट लाल थी, अब नीली कैसे हो गई। कुछ दर्शक जंप और जर्क पकड़ने के विशेषज्ञ होते और ऐसा होने पर फौरन चिल्लाकर कहते, अबे काट लिया बे। उधर रहस्यमयी रोशनी वाली छिद्रों के पीछे से आवाज आती, रीली ऐसी आई है, सब साले मुझे ही बोलते हैं। कुछ आगे चलकर अविभाजित मध्य प्रदेश में एक बड़ा छात्र आंदोलन उभरा। क्रांतिकारी छात्रों की मांग यह थी कि सिनेमा की टिकट की दरों में कमी की जाए और छात्रों को सिनेमा में विशेष रियायत मिलनी चाहिए। गुरुजनों ने विरोध किया। स्कूल में डिबेट होती थी। इस सदन की राय में सिनेमा छात्रों के मानसिक विकास में बाधक है। बहुत कम लोग पक्ष में बोलते। फिर कुछ हड़तालें वगैरह हुई और आखिर में सरकार ने रियायत वाली मांग मंजूर कर ली। स्कूल से गोल मारकर यूनिफॉर्म में जाने पर यह सुविधा नहीं मिलती थी, बल्कि इसके लिए छात्र को अपना आई कार्ड दिखाना पड़ता था। तब आई कार्ड का बस यही एक उपयोग होता था और छात्रों के गढ़े अपने नियमों के अनुसार यह आधार कार्ड की तरह अनिवार्य था।
सिनेमा देखने के लिए टिकट लेना जरूरी होता था और टिकट लेने के लिए लाइन में लगना। लाइन पर लगना कोई आसान काम नहीं होता था। तब की सिनेमा की लाइन आज की नोटबंदी की लाइन से भी बड़ी होती थी। जो कभी सिनेमा की लाइन में नहीं लगा, समझो उसका जीवन अकारत चला गया। कुछ लोग जो पहला दिन पहला शो के सिद्धांत पर यकीन रखते थे, सिर पर कफन बांधकर घर से निकल पड़ते थे। उचित सूचना के अभाव में माएँ ऐसे वीर बालकों की आरती भी नहीं उतार पाती थी। यह काम कभी कभी सुबह सवेरे भी हो जाता, जब किसी फिल्म के रोजाना 5-6 खेल होते थे। सिनेमा की लाइन के लिए ठंड, गर्मी और बारिश सभी मौसमों का बहादुरी से मुकाबला किया जाता। गर्मी की छुट्टियों में भीड़ कुछ ज़्यादा होती। पहला दिन पहला शो वाला नौजवान कतार बनाने के लिए लगी हुई रेलिंग पर सबसे पहले सवार हो जाता। उसका एक पैर बुकिंग विंडो पर और दूसरा सामने वाली रेलिंग पर होता। वह एक हाथ से रेलिंग का सहारा लिया होता और कमीज को उतार कर दूसरे हाथों से पंखा करता। अंदर बनियान हो भी सकती थी, नहीं भी। बनियान न होने पर वह बीच बीच में शर्ट से बदन भी पोंछ लेता था, जिसके 2 फायदे होते थे। पसीने से शर्ट भीग जाने के कारण पंखा ठंडी हवा फेंकता था और अंदर हाल की सीलन भरी गर्मी में इत्र फुलील का काम करता था। तब आज के समय वाला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता तो इसके रिपोर्टर आकर लोगों के मुंह में माइक ठूसते और पूछते, आपको कैसा महसूस हो रहा है? शर्ट का पंखा हिलाता हुआ नौजवान कैमरे के आगे लगकर कहता, जी तकलीफ तो है, पर कोई बात नहीं, मोदी जी की मेहरबानी से आगे सब ठीक हो जाएगा। सिनेमा की लंबी लाइन देखकर कुछ कमजोर लोगों के दिल टूट जाया करते थे। लंबा तो नहीं हो रहा पंकज जी? कुछ ऐसे नाजुक दिल भी होते जो परिस्थितियों का बहादुरी पूर्वक मुकाबला करने के लिए के बदले कायरतापूर्ण नक से पिक्चर देखे बगैर लौट जाते। कुछ लोग ऐसे मौक़ों पर नारी शक्ति की उपयोगिता को रेखांकित करते और घर से आई महिलाओं को लेडीज वाली छोटी लाइन में लगा देते। सिनेमा देखने की इस जंग में सब जायज़ था और कभी कभी नए आविष्कारिक उपायों का सहारा लिया जाता। एक बार जब विलंब से पहुंचने के कारण लंबी लाइन देखकर अपन ने रणभूमि से लौटने का मन बना लिया तो अपने मित्र ने इस बुजदिली के लिए मुझे खूब दुत्कारा। उसने मुझसे मेरे हिस्से के पैसे मांगे और जाकर लाइन के आसपास खड़ा हो गया। खिड़की खुल चुकी थी। थोड़ी देर में मैंने अपने मित्र को एक सज्जन से बातें करते पाया और पता नहीं उसने ऐसा क्या मंत्र फूंका कि वे हड़बड़ाए हुए लाइन से अलग हो गए और उनका स्थान मित्र ने ले लिया। टिकट लेकर हम अंदर हो गए। मित्र ने कुटिल मुस्कुराहट के साथ बताया कि वे सज्जन ग्यारसी लाल हैं, वो ऑपरेटिव में बाबू हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, वे मुझे नहीं पहचानते। मैंने जाकर उनसे कहा कि चचा आपका नाम ग्यारसी लाल है? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा कोई आपको ढूंढते हुए आया था, घर में किसी की तबीयत बिगड़ गई है। ठहाका लगाते हुए मैंने कहा कि अभी वे पलट कर आ जाएँ तो तुम्हारी तबीयत बिगाड़ देंगे। तब तक 16 जड़ी बूटियों वाले विक्रो वजदंती का ऐड शुरू हो चुका था। कुछ भ्रष्टाचार का सहारा लेकर ब्लैक में टिकट लेते थे। उन दिनों ब्लैक टिकट की चर्चा ब्लैक मनी से ज़्यादा होती थी। जैसा इन दिनों चुनावों के रुझानों का आकलन सट्टा बाजार से किया जाता है, उन दिनों बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन इस बात से पता चलता था कि टिकट कितने में ब्लैक हो रही है। कई बार सिने मालिकों पर ब्लैक करने वालों से मिली भगत करने के आरोप लगते थे। आत्मनिर्भरता की दिशा में यह उन दिनों वैसा ही मशहूर रोजगार हुआ करता था जैसा इन दिनों पकौड़े बेचना। नागपुर की लक्ष्मी टाकीज में जब मैंने चाचा भतीजा फिल्म देखी थी तो उसमें नायक धर्मेंद्र भी इसी सम्मानित पेशे में लिप्त हुआ करते थे। बुक माई शो वालों ने इनका धंधा वैसे ही खराब कर दिया जैसे फ्लेक्स वालों ने पेंटरों का। सबसे बड़ा धक्का तब लगता जब आप लाइन में खड़े हों और अचानक हाउसफुल की तख्ती के साथ खिड़की बंद हो जाए। शायर ने शायद इसी मौके पर कहा होगा, किस्मत की खूबी देखिए टूटी कहाँ कमन, 2-4 हाथ जबकि लबे बाम रह गया। कभी कभी ऐसे मौक़ों पर गेट कीपर से दोस्ती बड़ी काम आती थी। तब के गेट कीपर का रुतबा आज के एडिशनल कलेक्टर से ज़्यादा होता था। 3rd क्लास में सीट नंबर नहीं होता था। भीड़ ज़्यादा होने पर लकड़ी की अतिरिक्त बेंच लगा दी जाती थी। गेट कीपर इनमें हितग्राही को समायोजित कर लेता। बदले में हितग्राही उसे कम से कम टिकट दर से आधी और अधिकतम
श्रद्धानुसार किंतु विज्ञापित मूल्य से कम की मुद्राएं अर्पित करता था। इससे परस्पर सामाजिक सौहार्द में भी वृद्धि भी होती थी। फिल्म देखने के लिए हम लोग 9 से 12 वाला सेकंड शो चुनते थे, क्योंकि भीड़ इस पे कम होती थी। 6 से 9 वाला फर्स्ट शो प्राइम टाइम होता। महिलाएं दोपहर में भोजन के बाद रात के खाने की तैयारी के बीच 3 से 6 वाला बैटनी शो चुनती थी। 4 खेल होने पर स्कूल छोड़कर आने वाले प्रतिभाशाली बालक गुरुवार को 12 से 3 वाला शो देखते थे। इस दिन के चयन का शुभ कारण यह होता था कि स्कूल में इस दिन आम कपड़ों में आया जा सकता था। यह योजना खासतौर पर उन गरीब छात्रों के लिए थी जिनके पास यूनिफॉर्म की एक ही जोड़ी हो और वे इसे धो न सके हों। पर जैसा कि दीगर सरकारी योजनाओं में होता है, इस योजना का लाभ भी सभी समान रूप से उठाते और सिविल ड्रेस में होने के कारण होनहार छात्र सिनेमा के टिकट से वंचित होने से बच जाते। आन मिलो सजना, धड़कन, एक फूल दो माली फिल्मों के नाम मुझे अच्छी तरह से याद हैं। 7-8 बरस की उम्र में देखा होगा, या शायद इससे भी पहले। फिल्म का कोई दृश्य याद करने की कोशिश करता हूँ तो कुछ याद नहीं आता, कहाँ देखा यह भी याद नहीं। 1-2 दृश्य आंखें बंद करने पर थोड़ी देर को लहराते हैं, फिर गुम हो जाते हैं। ब्रीफ केस से निकलकर उड़ते हुए नोट दिखते हैं, कहीं कोई गहरे कुएं में गिर गया है, सब कुछ धुंधला धुंधला सा है। आंखों के आगे कोई साफ तस्वीर नहीं झलकती। जो साफ दिखता है वह संपूर्ण रामायण फिल्म का दृश्य है। हनुमान की भूमिका में दारा सिंह हैं। रावण के दरबार में आसन नहीं मिलता तो अपनी पूंछ से गुंबद जैसा बनाकर उसी में बैठ जाते हैं। अशोक वाटिका में मचाए उत्पात से रावण क्रोधित है। यों मैंने नोट किया है कि वानर फल कम खाते हैं, उत्पात ज़्यादा मचाते हैं। बहरहाल बात संपूर्ण रामायण फिल्म की हो रही थी, जो मेरे जेहन में स्पष्ट रूप से अंकित है। यह 70 के दशक का मध्यकाल होगा। आखिरी पन्ना है। उन दिनों चंबल के बिहड़ों में डाकू काफ़ी मात्रा में पाए जाते थे, इसलिए स्वभावतः वे फिल्मों में भी प्रचुर मात्रा में दिखते थे। पानसी तोमर के आते न आते डाकुओं ने अपना ठिकाना बदल लिया और वे दिल्ली मुंबई शिफ्ट कर गए। कुछ एनआरआई किस्म के भी हो गए और सरहद पार ठिकाना बनाने लगे। जाहिर है कि वे डकैती के घिसे पिटे प्राचीन तरीकों से चिपटे हुए नहीं रह सकते थे। 70 के दशक वाले पुराने डाकू 2 किस्म के थे, जैसे कि हिंदी पट्टी में रंगकर्मी कलाकार वगैरह होते हैं, एक प्रोफेशनल और दूसरे एमेच्योर। प्रोफेशनल डाकू गांव या शहर आकर डकैती करते थे और अपनी ड्यूटी करने के बाद चुपचाप बिहार लौट जाते। ये थोड़े संजीदा किस्म के होते थे और अपने पेशे की गरिमा बनाए रखते थे। एमेच्योर डाकुओं की दिलचस्पी डकैती में कम, नायिकाओं को छेड़ने में ज़्यादा होती थी। ये थोड़े छिछोरे होते और जंगल, बाग, पनघट, बावड़ी, नदियाँ तीरे मंडराते रहते थे। ऐसा मालूम होता था कि डकैती इनका अंशकालिक कार्य है। अलबत्ता दोनों ही किस्म के डाकुओं का यूनिफॉर्म एक ही होता था। नुकीले जूते, सफ़ेद धोती, गहरे रंग का कुर्ता और कुर्ते पर कारतूसों वाली आड़ी बेल्ट, हाथ में दुनाली। कुछ शौकीन मिजाज डाकू रंगीन पकड़ियों या साफे का भी शौक फरमाते थे। ये आवागमन के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। इनके अलावा घोड़ों की सवारी करते हुए आम जीवन में मैंने सिर्फ बारात के साथ दूल्हों को देखा है। कारण शायद यह हो कि एक तरह से वे भी डाकू ही होते हैं और दहेज के रूप में मोटी रकम और माल असबाब की डकैती करते हैं। जंजीर फिल्म के जरिए अमिताभ बच्चन के आगमन ने फिल्मी दुनिया में डाकुओं की मोनोपोली को तोड़ दिया। अमिताभ युवाओं के क्रोध और गुस्से के प्रतीक थे। जंजीर के बाद दीवार में उनका गुस्सा और गाढ़ा हो जाता है। वे कभी कभी और सिलसिला में रोमांटिक हो जाते हैं, नटवरलाल में कॉमेडी करते हैं। कुल मिलाकर वे अपने लिए फिल्म का पर्याय बन जाते हैं। अल्पकाल के लिए वे राजनीति में भी आते हैं, पर इसके बाद वाला अमिताभ बच्चन पुराने से बिल्कुल उलट होता है। उसका गुस्सा लालच में बदल जाता है। वह महानायक से सबसे बड़े फेरी वाले में तब्दील हो जाता है। कभी फेंके हुए पैसे न उठाने वाला आत्मसम्मान से लवरेज किशोर शौचालय तक में पड़े पैसे उठाने वाले लालची बूढ़े में तब्दील हो जाता है। उधर 80 के दशक में सिनेमा की एक नई धारा उभर कर सामने आती दिखाई पड़ती है। अर्धसत्य का पुलिस इंस्पेक्टर जंजीर के पुलिस इंस्पेक्टर से ज़्यादा तार्किक और वास्तविक लगता है और गुस्सा इतना है कि वह रामा शेट्टी का गला दबोच लेता है। जाने भी दो यारो जैसी क्लासिक फिल्म आती है जो संभवतः हिंदी की
एकमात्र सटायर फिल्म है। वह हिंदी सिनेमा के राग दरबारी के रूप में सामने आती है। गोविंद निलानी, सई प्रांजपे, केतन मेहता, एम.एस. सत्यु, सुधीर मिश्रा, आनंद पटवर्धन, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, पंकज कपूर, फारूक शेख, स्मिता पाटिल, शबाना आजमी वगैरह मिलकर कुछ ऐसा रचने लगते हैं कि हिंदी सिनेमा की बनी बनाई स्थापनाएं और धारणाएं टूटने लगती हैं, पर यह लंबे समय तक नहीं चल पाता। टेक्नोलॉजी उधर घात लगाए बैठी होती है। टेलीविज़न और वीसीडी का आगमन बॉक्स ऑफिस की कमर तोड़ देता है। सिनेमा हॉल सुने सुने लगने लगते हैं। हाउसफुल वाली खिड़कियों पर काई जमने लगती है। सिनेमा हॉल के मालिक कोई कला प्रेमी तो है नहीं कि वे धरोहर को बचाने की फिक्र करें। मौके की जगह है हॉल मॉल में बदल जाता है। बेशक पर्दा यहाँ भी है, पर वह 60 पैसे वाला थर्ड क्लास नहीं है, वह 60 पैसे वाला दर्शक भी नहीं है जो आखिरी आदमी की श्रेणी में आता है। उसकी अनुपस्थिति में उसका कंटेंट, उसका सरोकार, उसकी चिंताएं, उसका देश समाज काल सब गायब हो जाता है। यहाँ वह नया दौर नहीं चल सकता जो तांगे वाले को मोटर गाड़ी वाले की बराबरी पर लाड़ खड़ा करता है। यहाँ 3 इडियट्स ही चल सकती है जो ज़रूरत पड़ने पर गरीबी का मजाक उड़ा सके। छोटी छोटी जगहों पर अब भी सिनेमा की वापसी हो रही है, पर यह वापसी एफएम के जरिए रेडियो की तरह होगी, जहां नियम पूर्वक चलती है क्या 9 से 12 दिन में कम से कम 4 बार नेशनल एंथम की तरह बजाया जाता है। बेशक टेक्नोलॉजी के सुलभ होने की वजह से कम बजट की अच्छी फिल्में भी बनेगी और यूट्यूब पर देखी भी जा सकेंगी, पर एक सुनहरा दौर जो बीत गया याद तो आता रहेगा। कौन कमबख्त ऐसा नीरस और कूड़ा मगज होगा जो उसे बुलाना चाहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश जी। दोस्तों, दरअसल दिनेश चौधरी जी मूलतः व्यंग्यकार हैं और उनके संस्मरण में हमको बदमाशियां और व्यंग भी देखने को मिलते हैं। सिनेमा की जब बात हो रही थी तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अब तो हमारे जो नौजवान हैं वो मल्टीप्लेक्स में सिनेमा देखने जाते हैं, सब कुछ सैटेलाइट से तय होता है। इसी शहर के एक कलाकार हुए हैं जिनके एम्पायर टॉकीज हुआ करती थी, तो जैसे दिनेश जी भी सामान चुराते हैं, लोगों को उगलवाते हैं, तो मैंने भी बहुत लोगों से उगलवाया है। 80, 82, 85 साल के हैं। तो मुझे ये बात पता लगी कि प्रेमनाथ जब युवा थे उस समय एक फिल्म बनी थी आहा, वो शायद मुकेश ने प्रोड्यूस की थी, और रॉ मटेरियल उस समय बहुत महंगा हुआ करता था, तो उसके प्रिंट कम बने थे। तो जब बम्बई में फिल्म रिलीज हुई तो पहले जबलपुर में भी होता था कि ज्योति टॉकीज में 9 बजे जो शो होता था उसको एक ही रील को 9:15 बजे जनती टॉकीज में दिखाया जाता था, उससे लागत बचाई जाती थी। तो जब बम्बई में ये बात आई कि प्रिंट कम बने हैं और 2 या 3 टॉकीज में लगी, तो इस रील को बम्बई तो बड़ा शहर कौन पहुंचाएगा, तो अपने शहर के जो प्रेमनाथ थे उन्होंने ये जिम्मेदारी ली और लगभग वो 7 से 10 किलोमीटर दूर बम्बई में एक सिनेमा घर से उस रील को दूसरे सिनेमा घर पहुंचाते थे। वहाँ जब वो रील ख़त्म होती थी तो वापस उस दूसरे सिनेमा घर लाते थे। इस ढंग से पहले इस प्रकार का फिल्मों का प्रदर्शन या जब रिलीज होती थी किया जाता था। मुझे ऐसा लगता है कि जो दिनेश जी ने बोला है कि एक भारतीय समाज में एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन हुए हैं, उसके बाद कोई एंग्री यंग मैन नहीं हुआ है। तो उस समय युवाओं के अंदर एक प्रोटेस्ट हुआ करता था। जैसा उन्होंने बोला कि सिनेमा में जब हम लोग जाया करते थे तो जब टिकट लेकर बाहर निकलते थे तो अपने को शहंशाह समझते थे। ऐसा लगता था कि एक जंग जीत के आए हैं। शर्ट के बटन टूट जाते थे, शर्ट फट जाती थी, चप्पल जूते उतर जाते थे। लेकिन आज ऐसा लगता है कि जो प्रोटेस्ट या प्रतिरोध होना चाहिए है वो हमारा युवा जो है उससे को टाल देता है। और मुझे आज खुशी है कि आज राजेंद्र दानी यहाँ जो एक कहानी सुनाने जा रहे हैं लड़ाई नाम की, उसमें एक पिता पुत्र के संबंधों की और उनके वैचारिक मतभेद की कहानी है, जिसमें कहीं एक शब्द निकल कर आता है प्रतिरोध, विरोध करना। तो मैं राजेंद्र दानी जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वे यहाँ आए और उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है लड़ाई।
उसको वो सुनाए। उसके पहले दानी जी आए, मैं बहुत अनौपचारिक हूं, सैनी जी गुप्तेश जी को लेकर आगे आ जाइए। नहीं आगे आइए, मैं जब से देख रहा हूं आप सो रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, इतनी आनंद की इतनी अच्छी बातें हो रही हैं तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा था। इतना अच्छा संस्मरण सुना, पहली कहानी इतनी अच्छी सुनी। और सामने आइए, आप सामने बैठेंगे तो आप सोएंगे नहीं, आइए। मंचासीन तरुण जी, दिनेश चौधरी जी और पंकज स्वामी, सबसे पहले तो मैं इस शहर की 3 बेटियां अनुकृति, अलंकृति, आकृति, जिन्होंने एक इतना बड़ा आयोजन और बहुत सारगर्भित आयोजन, सफल कहना तो एक नई बात हो जाएगी, का आयोजन किया। और कल से आज तक हम देख रहे हैं कि लोगों का बाकायदा गर्म आकर्षण इसके प्रति बना हुआ है। मैं इन तीनों बहनों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच से, अपने शब्द मंच से कहानी पाठ करने का अवसर दिया। मैं इस कहानी के कथ्य के सिलसिले में कुछ कहना ज़रूर चाहता था अपनी भूमिका में, लेकिन वह बात पंकज ने कह दी है, तो मैं आगे कुछ न कहते हुए कहानी पाठ शुरू करता हूँ। कहानी का शीर्षक है लड़ाई। ये तब की बात है जब देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए थे और उसके प्रत्याशित परिणाम ही आए थे। युवाओं ने, जो पहली बार मतदाता बने थे, जमकर मतदान किया था। उन्होंने सत्ता बदलकर भी यथास्थिति को पहले से ज़्यादा मजबूत कर दिया था और चारों ओर खुशियां छा गई थी। वे नहीं जान रहे थे कि सत्ता का हस्तांतरण निदान नहीं है। यहाँ तक कि उनका बेटा भी उनके विपरीत सोचता था और यह तय है कि वर्तमान सत्ता के लिए उसने भी वोट दिया होगा। आधी नींद में, कड़कड़ाते जाड़े में, रजाई में दुबके श्यामाचरण अनजाने दुख के साथ यही सब सोच रहे थे, तब सामने की खिड़की से सुबह का उजाला अंदर आने लगा था। शायद सुबह के 7 बज रहे थे। 4 साल पहले रिटायर होकर उनकी उम्र अब 64 पार कर रही थी और उनकी चिंताओं का नए समय में कोई स्थानापन्न नहीं था। आज के दौर में वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो सिर्फ पैसे की चिंता नहीं करते, बल्कि उनकी चिंताएं अन्यत्र भी जाती हैं। बिस्तर के सामने की टेबल पर आंखें खोलने पर उनकी निगाह पड़ी तो देखा कि उनका छोटा बेटा अंकित अपने लैपटॉप को चार्ज करने के लिए उनकी टेबल से सटी दीवार पर लगे प्लग से जोड़ रहा था। पिछले 3-4 साल में घर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इतने ज़्यादा आ गए थे कि कोई प्लग खाली नहीं मिलता था। इसलिए सुबह सुबह अंकित को यह कार्यवाही उनके कमरे में करनी पड़ती थी। उनकी नींद खुली देखकर अंकित ने मुस्कुराकर कहा, पापा आप उठ जाओ, 7 बज चुके हैं। वे जल्दी उठे न उठे, अंकित को जल्दी उठना पड़ता था। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर है। उसे सुबह 8:30 बजे तक काम पर निकलना पड़ता है। बहुत मोटी तनख्वाह ऐसे ही नहीं मिलती, यह वही बताता है। 8:30 बजे सुबह निकलना और रात 8, 8:30 या कभी कभी 9 तक भी लौटकर आना होता था। श्यामाचरण कभी कभी चिंतातुर होकर कहते कि बेटा ये क्या तुम लोगों की ज़िंदगी है? तो वह कहता, क्यों, क्या बुराई है इसमें? अब पैसे चाहिए तो यह सब तो करना ही पड़ेगा। नहीं, मैं कह रहा था कि बाकी सब सोचने के लिए तुम लोगों के पास वक्त रहता है कि नहीं। श्यामाचरण जब ये पूछते तो वह उनकी बात का अर्थ न समझते हुए भी बेहद समझदारी भरी मुस्कुराहट के साथ कहता, बाकी सब क्या,
अभी उसके लिए वक्त है, देखेंगे। उसका रवैया टालने वाला रहता। श्यामाचरण फिर यह नहीं पूछते कि कब देखोगे या कब वक्त मिलेगा तुम्हें। अंकित 27 साल का हो गया था, अविवाहित था और कहता था कि जब तक उसके अनुकूल कोई मैच नहीं मिलेगा वह शादी तो करने वाला नहीं। यह अनुकूलता क्या होती है तब श्यामाचरण नहीं समझ पाते। उन्होंने या उनकी पत्नी ने शादी के बाद ही एक दूसरे के प्रति अनुकूलता बनाई थी, और यही आज भी संभव क्यों नहीं हो सकता, यह उनकी समझ के परे था। किसी भी तरह और दूसरे प्रश्नों या बहसों में उसका एक तरह का निर्णायक जवाब होता, आप नहीं समझेंगे। यह ठीक था कि वे लैपटॉप नहीं समझते थे, सोशल मीडिया पर नहीं जाते थे, उन्हें व्हाट्सएप नहीं मालूम था, वे चैट नहीं करते थे। तो क्या इसका मतलब यह था कि वे कुछ समझते ही नहीं थे? फिर ऐसे जवाब से चिढ़ जाना, तैश में आ जाना स्वाभाविक है, पर श्यामाचरण की भद्रता यह उन्हें नहीं करने देती और वे चुप लगा जाते। इस परिस्थिति का जिक्र जब वे अपने हम उम्र मित्रों से करते हैं तो पाते हैं कि उनके घरों में भी यही हो रहा है और सब आश्चर्य से भरे हुए हैं। अब उठिए भी, पत्नी ने बिस्तर के पास आकर जब यह कहा तो वे चौंक कर उठ बैठे। थोड़ी देर में जब खड़े हुए तो दोनों पैरों की एड़ियों और घुटनों में दर्द की तेज लहर दौड़ गई। रिटायरमेंट के पहले से ही वे आहिस्ता आहिस्ता आर्थराइटिस के मरीज होते चले गए थे और अब वह बीमारी अपने शबाब पर पहुंच गई है। पिछले लगभग 20 दिनों से वे इस दर्द की वजह से मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा पाए। 4-5 दिनों पहले जब वे अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से अपना मर्ज बताने गए और पैदल न चल पाने की मजबूरी का निदान बताने को कहा तो उसने श्यामाचरण के पैरों की ओर गौर से देखा और कहा, इन जूतों से काम नहीं चलेगा, आप अच्छे जूते पहनिए ताकि आराम से चल सकें। कौन से जूते पहनने चाहिए? उन्होंने तपाक से पूछा। हालांकि वे बाटा के अच्छे जूते पहने हुए थे। डॉक्टर ने एक घड़ी सोचा, फिर कहा, आप नाइकी या लुई कूपर या लोटो के पहनिए, उससे बहुत कंफर्टेबल महसूस करेंगे। वे शंकित हो गए और पूछा, वे शायद काफ़ी महंगे होंगे। इस पर डॉक्टर ने उन्हें विस्मय से देखा और कहा, तो क्या होता है, यू आर वेल टू डू। इस पर डॉक्टर ने उन्हें विस्मय से देखा और कहा, तो क्या होता है, यू आर वेल टू डू। अब रहते हुए भी कोई आगे की शंका वे डॉक्टर के सामने प्रकट नहीं कर सकते थे, इसलिए चुप रहकर उन्होंने 500 रुपये उनका शुल्क चुकाया और बाहर आ गए। पता नहीं क्यों घर लौटते हुए वे सोच रहे थे कि दूसरों की सलाह मान लेने से आदमी वेल टू डू हो जाता है। वे यह भी जान रहे थे कि उन्होंने बिना हिचक के डॉक्टर को 500 रुपये दे दिए थे, इसलिए वह गलत भी कहाँ बोल रहा था। डॉक्टर के अंग्रेजी में कहे गए वाक्य का वास्तविक अर्थ भी वे निकालना चाह रहे थे। चूंकि वेल का एक अर्थ निरोग भी होता है, इसलिए वे निरोग जैसे अर्थ को ग्रहण नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे बीमार थे और बीमारी से उबरने के लिए भी तो डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया था। पता नहीं कैसे उनके सोचने के आखिरी छोर पर केवल एक शब्द गूंज रहा था, व्यर्थ। इसीलिए एक तरह से वे डॉक्टर की सलाह को भुला देना चाहते थे, लेकिन आज जितना दर्द उन्होंने घुटनों और एड़ियों में महसूस किया, उससे उनका मनोबल डगमगा गया और लगा कि डॉक्टर की सलाह मानकर देखा जाए। वे दर्द के बावजूद जल्दी से टॉयलेट में चले गए। 10 मिनट बाद फ्रेश होकर डाइनिंग रूम में पहुंचे तो देखा अंकित टेबल पर लैपटॉप रखकर उसमें नज़रें गड़ाए हुए कुछ कर रहा है, साथ में नाश्ता भी करता जा रहा है। वे जब उसके सामने वाली चेयर पर बैठे तो पत्नी ने उनके सामने भी गर्मा गर्म चाय का प्याला और टोस्ट की प्लेट रख दी। चाय की पहली चुस्की लेकर उन्होंने बिना किसी भूमिका के अंकित से कहा, डॉक्टर ने कहा है कि अच्छे जूते ले लूं तो चलने में आसानी होगी, तुम क्या सोचते हो? अंकित की नज़रें लैपटॉप से हटी नहीं और उसने कहा, जब डॉक्टर ने कहा है तो ले लीजिए, इसमें हर्ज क्या है, और फिर मेरे सोचने से क्या होगा।
नहीं, मैं कह रहा था कि मेरे ये जूते भी तो नहीं हैं और सस्ते भी नहीं हैं, उन्होंने कुछ कुछ हिचकते हुए कहा। अब जाकर अंकित की नज़रें उठीं और उसने श्यामाचरण की ओर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देखा और कहा, महंगे और सस्ते का सवाल आप लोग बार बार क्यों उठाते हैं? अभी तो सवाल आपको आराम मिले इसका है, इसलिए जो डॉक्टर कहते हैं वो करके देख लीजिए। यह कहते हुए उसने अपना लैपटॉप बंद किया और टेबल से उठकर अपने कमरे की ओर चला गया। थोड़ी देर में लौट कर आया तो उसके हाथ में कुछ रुपये थे। उन्हें श्यामाचरण को देते हुए उसने कहा, ये 10,000 रुपये हैं, जैसा डॉक्टर कहते हैं वैसा जूता खरीद लीजिए। उन्होंने जब तक चाय और टोस्ट को समाप्त किया तब तक अंकित वहाँ से जा चुका था। यह सुखकर था कि उन्हें बेटे ने अपने दर्द से उबरने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा पैसे दे दिए थे, लेकिन श्यामाचरण इससे अलग भी कई अपेक्षा उससे पाले हुए रहते। अंकित के इस तरह के व्यवहार पर जब वह पत्नी से चर्चा करना चाहते तो वह भी उनका साथ नहीं देती और हंसते हुए कहती कि देखो, कलयुग में भी ऐसी औलाद है आपकी, इससे संतोष क्यों नहीं करते? पता नहीं आपको और क्या चाहिए? इस प्रश्न का जवाब पत्नी को देना श्यामाचरण के लिए टेढ़ी खीर था। बात यह बिल्कुल नहीं थी कि वे समझ नहीं पाते थे, बात बिल्कुल यह नहीं थी कि वे समझ नहीं पाती, बल्कि होता यह था कि बेटे के प्रति उनकी ममता, वात्सल्य या स्नेह का कवच इतना ठोस था कि श्यामाचरण उसके आर पार नहीं हो पाते थे और इसके आगे की जुगत उन्हें सूझती नहीं थी। उस दिन भी यही हुआ। अब पत्नी भी वहाँ नहीं थी और टेबल पर अकेले वे बच गए थे। टेबल पर ही 2-3 अंग्रेजी और हिंदी के अखबार बिखरे थे। उन्होंने हिंदी का एक अखबार उठाया और पढ़ने लगे। नए प्रधानमंत्री किस दिन शपथ लेंगे, इसकी खबर वहाँ प्रमुखता से छपी थी और संसदीय दल का नेता चुनने के बाद उन्होंने भावुकता से भरी बातों के साथ गरीबों को निराशा से उबरने की अपील की थी। यह सब पढ़कर वे अचानक बड़बड़ाने से लगे, जिसमें बहुत अस्पष्ट ध्वनि निकल रही थी, वे सब जानते थे यही होने वाला था, इत्यादि। पिछली रात भी उन्होंने यह सब टेलीविज़न पर देखा था, इसलिए उनकी दिलचस्पी उस खबर पर नहीं थी। उन्होंने पहला पन्ना तुरंत पलट दिया। अगले पूरे पन्ने पर एक जूते का विज्ञापन था, जिसे पलटते पलटते वे रुक गए। उन्हें याद आ गया कि उन्हें डॉक्टर का सुझाया हुआ जूता खरीदना है। वे विज्ञापन को ध्यान से देखने लगे। अखबार के आधे से अधिक पृष्ठ पर एक जोड़ी जूते का चित्र था। नीचे अंग्रेजी में लिखा था नाइकी। जूते के चित्र को उन्होंने ध्यान से देखा और फिर बड़बड़ाए, इसमें क्या खासियत है? पता नहीं। देखते देखते वे पन्ने के निचले हिस्से में चले गए और वहाँ उन्होंने पढ़ा, स्टॉक क्लियरेंस सेल अप टू 50% ऑफ। पढ़कर अचानक उनके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। उनको लगा वे सौभाग्यशाली हैं कि यह सेल अभी हो रही है। वे अखबार को गौर से देखते हुए फिर बुदबुदाए, पर कहाँ हो रही है ये सेल? हाँ, कैंट में, स्टैंडर्ड शूज में। ठीक है। उन्होंने फिर अखबार को रखा और तुरंत उठ खड़े हुए। लगभग दिन के 11 बजे तैयार होकर वे अपनी स्कूटी से स्टैंडर्ड शूज़ की दुकान पर पहुंच गए। वहां उन्होंने पाया कि सभी बड़े ब्रांड के जूते उपलब्ध हैं। शो विंडो में जो जूते डिस्प्ले थे उनके नीचे उनके प्राइस टैग भी लगे हुए थे। यह सब देखते हुए उन्होंने जाना कि नाइकी के जूते सबसे महंगे हैं। उन्होंने दोबारा सोचा कि जब 50% ऑफ में मिल रहे हैं तो क्यों ना सबसे महंगे खरीदे जाएं। 50% की छूट के बाद वह जूता उन्हें 4,500 रुपये में मिला। शॉप के अंदर उसे पहनकर वे 25-30 कदम चले। थोड़ी देर को उन्हें लगा डॉक्टर सही कह रहा था, इसमें तो वास्तव में आराम लग रहा है। उन्हें खुशी हुई। फिर उन्होंने देर नहीं की और वह जूता खरीद लिया। स्टैंडर्ड शू की एक रसीद 4,500 रुपये चुकाने के बाद उन्हें मिली। उन्होंने बिना देर किए खुशी खुशी घर का रास्ता पकड़ा। उन्हें अब अच्छा लग रहा था यह सोचकर कि वे कल से फिर मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकेंगे। पत्नी और अंकित को उन्होंने दूसरे रोज़ मॉर्निंग वॉक पर जाने से पहले पूर्ववत खुशी से वह जूता पहनकर दिखाया और वॉक के लिए निकल गए। थोड़े से खुश और थोड़े से आश्चर्यचकित अंकित
और उनकी पत्नी उन्हें जाते हुए देखने के लिए घर के मेन गेट तक चले आए। लेकिन उनके अच्छे दिन तो आ नहीं गए थे। उन्हें स्थायी आराम लगता, इसलिए चौथे पांचवें दिन से ही उन्होंने लगा कि वे किसी तरह मनोवैज्ञानिक भ्रम में थे और वास्तव में उन्हें आराम नहीं है और पैरों का दर्द पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। निश्चिंत घर वालों के सामने अब कुछ कह नहीं सकते थे। वे अपने आप को एक अजीब सी शर्मिंदगी से घिरा हुआ महसूस कर रहे थे, पर बर्दाश्त की एक सीमा होती है। वे एक दिन उसे पार कर गए और एक सुबह डाइनिंग टेबल पर चाय पीते हुए उन्होंने अंकित और उसकी माँ से यह बात कह दी कि उन्हें इन जूतों को पहनने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है। यह सुनकर उनकी पत्नी ने तो नहीं, लेकिन अंकित ने उन्हें बहुत गौर से देखा। उसकी उस नज़र को उन्होंने पहचान लिया और अपने भीतर उसके मिले जुले भाव को गहराई से महसूस किया। अंकित की नज़र में कोई चिढ़, एक अनैतिक हिकारत और कमोबेश गुस्से का मिला जुला भाव था, पर आश्चर्यजनक रूप से किसी तरह का दुख नहीं था। इन सब को छिपाने की कोशिश करते हुए एक व्यंग्यात्मक भाव से उसने कहा, लीजिए, यानी आपकी परेशानी फिर शुरू हो गई। फिर शुरू नहीं हुई, गई ही नहीं तो शुरू कहाँ से होती? उन्होंने अपनी चिढ़ को छिपाते हुए सहजता से कहा। फिर पिछले 4-5 दिन तो आपने कोई शिकायत नहीं की? अंकित ने तत्परता से पूछा। वह मेरा भ्रम रहा होगा, उन्होंने नज़रें नीचे करके कहा। उन्हें लग रहा था डॉक्टर और जूते की दुकान वाले दोनों ने मिलकर उन्हें बेवकूफ़ बना दिया है। पर उनके इस जवाब को सुनकर अंकित ने उन्हें काफ़ी देर तक पहले से ज़्यादा गहरी नज़रों से देखा। फिर कुछ सोचते हुए कहा, कहीं डुप्लीकेट तो नहीं ले आया? दिखाइए, जूते कहाँ हैं? वे जल्दी जल्दी सीट आउट तक गए और जूते उठा लाए। फिर अंकित के सामने उन्हें रख दिया। अंकित ने बारी बारी दोनों पैरों के जूतों को उठाकर ध्यान से देखा और कुछ कुछ बड़बड़ाते हुए कहा, देखने में तो नहीं लगता, पर मुझे लगता है डुप्लीकेट ही है। उसकी बड़बड़ाहट को श्यामाचरण ने ध्यान से सुन लिया था, इसलिए कहा, तुमने कैसे पहचान लिया कि ये डुप्लीकेट हैं? अंकित का ध्यान तब भी जूतों से नहीं हटा था। फिर भी उसने पुनः बड़बड़ाते हुए ही कहा, पहचान ही तो नहीं है। फिर अचानक श्यामाचरण से नज़रें मिलाते हुए कहा, अच्छा कोई रसीद, कैश मेमो आपको दिया होगा, वह बताइए ज़रा। श्यामाचरण ने नज़रें ऊपर करते हुए याद किया और दूसरे ही क्षण उनके चेहरे पर आश्वस्ति का भाव आया और उन्होंने कहा, हाँ, अभी दिखाता हूँ। फिर तेज़ी से वे अपने कमरे की ओर चले गए। तब तक भी अंकित जूतों को बार बार उठाकर गौर से देखता रहा। श्यामाचरण जब लौटे तो उनके हाथ में कागज़ था जिसे वे गौर से चश्मा लगाते हुए देख रहे थे। लाइए, मुझे दिखाइए ज़रा, अंकित ने कहा और उन्होंने वो कागज़ उसे पकड़ा दिया। उसे बाएं हाथ से अंकित ने पकड़ा और एक नज़र डालते ही दाएं हाथ की 4 उंगलियां उस पर मारते हुए कहा, 100% डुप्लीकेट हैं ये जूते। उसके चेहरे पर कुछ जीत लेने जैसी खुशी थी। तुमने कैसे जाना? श्यामाचरण ने तत्परता से पूछा। पक्की रसीद नहीं दी दुकान वाले ने आपको, इससे जाना। अंकित की खुशी यथावत थी। पक्की रसीद कैसी होती है? दुकान का नाम लिखा है, डेट डली है, प्रोप्राइटर के दस्तखत हैं, और क्या चाहिए? श्यामाचरण किंचित गुस्से में बोले। अरे भाई, आप नहीं समझेंगे। पक्की रसीद, जिसे कैश मेमो भी कहते हैं, उसमें टिन नंबर, सेल्स टैक्स नंबर वगैरह छपे रहते हैं, वह इसमें कहाँ है? अंकित ने यह कहते हुए कागज़ श्यामाचरण को पकड़ा दिया। उसके भाव से लग रहा था और संभवतः वह चाहता भी था कि अब किस्से को ख़त्म कर दिया जाए। पहले तो अंकित के चिर पर तो वाक्य कि आप नहीं समझेंगे, पर उन्हें गुस्सा आया। फिर उन्होंने जब इसके इस इरादे को भांप लिया कि वह किस्सा ख़त्म करना चाहता है, तो उनका गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने वहाँ से चले जाने को तत्पर उसे रोका और कहा, तो भाई इस बेईमानी से निपटना तो चाहिए। तुम मेरे साथ चलो स्टैंडर्ड शू तक, इस जूते को वापस करना ही होगा, पैसे मुफ्त में नहीं आते। अंकित ने उन्हें आश्चर्य से देखा और दूसरे ही पल उसका चेहरा असमंजस से भर गया। फिर उसने कुछ सोचते हुए और अटकते हुए कहा, अब मैं जाकर क्या करूँगा? तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा?
तुमने अपनी तरह से जाना कि ये जूते डुप्लीकेट हैं, तो तुम ही तो दुकानदार को ये बताओगे कि नहीं? अंकित शायद पहली बार अपने पिता को इस तरह बोलते हुए सुन रहा था। उसे अपनी बात उनके सामने रखने में अब किंचित भय महसूस होने लगा, पर उसकी अपनी मजबूरी उसे विवश भी कर रही थी। पिता की गुस्से भरी प्रश्नवाचक निगाहें वह थोड़ी देर तक देखता रहा। फिर उसने समझाने की तर्ज में कहा, ऐसा है पापा, दुकानदार जो है वह इससे वापस नहीं लेगा, क्योंकि उसने अपने बचने की राह पहले ही बना ली है आपको कच्ची रसीद देकर। उसे वापस करने के लिए लंबी लड़ाई पर लड़नी पड़ेगी। और वह आगे भी बोलना चाह रहा था, पर श्यामाचरण ने बीच में टोकते हुए कहा, लंबी लड़ाई है तो लड़ेंगे। पर उनके इस वाक्य को अनसुना करते हुए उसने आगे कहा, और रही बात पैसे की, तो मैं तो आपसे उसके वेस्ट होने जाने की शिकायत नहीं कर रहा हूँ। अब इस बात पर श्यामाचरण ने उसे हिकारत भरी नज़रों से घूरते हुए कहा, बात सिर्फ पैसे की नहीं है, फिर किस चीज़ की है? उसने पूछा। वे एक क्षण के लिए ठिठके, फिर निर्णायक स्वर में कहा, ये तुम नहीं समझोगे। उन्होंने तुम पर विशेष जोर दिया और तकलीफ के बावजूद अपने कमरे की ओर तेज कदमों से चले गए। अंकित भौचक था वहीं खड़ा। धन्यवाद। दानी जी, आज के इस सत्र में जो तीनों रचनाएं थीं, इनकी जो विशिष्टता ये थी कि ये तीनों अपने समय के साथ मुठभेड़ कर रही थी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। और मैं इस सत्र के समापन हो उसके पूर्व मैं अलंकृति और अनुकृति और आकृति को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वे आज के हमारे जो रचनाकार हैं उनको आयोजन का स्मृति चिन्ह भेंट कर उनको सम्मानित करें। अनुकृति, अलंकृति और आकृति, मैं तीनों को अनुरोध कर रहा हूँ कि वे यहाँ आए। अलंकृति जी एक बहुत अच्छी कवयित्री भी हैं और रंगकर्मी भी हैं। मैं अनुकृति जी से अनुरोध करूंगा कि वे तरुण जी को स्वागत करें, उनका सम्मान करें। अनुकृति जी पत्रकार हैं और ख़ासतौर से अपनी विशिष्ट स्टोरी के कारण उनकी एक पहचान है। धन्यवाद। ये सत्र का अब यहाँ समापन होता है। मैं श्री आयोजन समिति की ओर से श्री राजेंद्र दानी जी, श्री तरुण भटनागर जी और श्री दिनेश चौधरी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।